गाइस, मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ एक नई एनिमे सीरीज। और अगर आपको टोक्यो रिवेंजर्स पसंद आई है तो यह एनिमे भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन कैरेक्टर पार्क युंग सुक को दिखाया जाता है, जिसकी हाइट काफी ज्यादा छोटी है और वह बहुत ज्यादा मोटा है। वहीं स्कूल के बाथरूम में कुछ लड़के पार्क को बुली करते हुए उससे पैसे मांग रहे होते हैं, पर पार्क के पास इनफ पैसे नहीं होते हैं। जो सुनकर वह लड़के काफी गुस्सा हो जाते हैं और वह बोलते हैं कि पार्क, अब हम तुम्हें जो करने के लिए बोलेंगे वह तुम्हें करना होगा। यह सुनकर पार्क वह करने के लिए तैयार हो जाता है। अब वह लड़का पार्क को कुत्ते की तरह एक्टिंग करने को बोलता है, जो सुनकर पार्क उस जगह पर कुत्ते की एक्टिंग करता है और भौंकता भी है। यह देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी वह लड़का पार्क को मारता हुआ बोलता है, मैं तो भूल ही गया था, तुम कोई कुत्ते नहीं बल्कि तुम एक मोटे सुअर हो। और अब वह उसे सुअर की एक्टिंग करने के लिए बोलता है। अब पार्क पिग की भी एक्टिंग करता है, जो देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। अब वह लड़के पार्क को बुरी तरीके से मारते हैं और बोलते हैं कि वह एक ट्रैश है और कुछ भी नहीं, और इस जगह पर एक कीड़ा भी उससे अच्छा होगा। अब उन लोगों की बातें सुनकर पार्क सोचने लगता है अब वह मरना चाहता है, उसे ऐसी लाइफ जीनी ही नहीं है। अब हमें दिखाया जाता है कि पार्क अपने घर में लेटा उन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसे भूख लगती है और अब वह किचन में जाकर खाना बनाने लगता है, पर खाना बनाने वक्त भी उसे उन लड़कों की बात याद आ रही होती है, जिसे भुलाने के लिए वह उस जगह पर एक गाना गाने लगता है। अभी कमरे में पार्क की मॉम आती है, जो अपने काम से वापस लौट रही होती है, और अब वह पार्क को गाना गाते हुए देखकर बोलती है, यनसुक, तुम्हारी आवाज सच में काफी ज्यादा अच्छी है, तुम एक अच्छे सिंगर बन सकते हो। और अब वह लेट आने के लिए पार्क से माफी मांगते हुए उस जगह पर खाना बनाने लगती है। अब खाना देखकर पार्क गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप मेरे खाने में एग मत डाले कीजिए, आप ही की वजह से इस जगह पर मेरा वेट बढ़ता चला जा रहा है। यह सुनकर उसकी मॉम उससे माफी मांगती है। वहीं खाना खाने वक्त भी पार्क को उन लोगों की बात याद आ रही होती है, और अब वह अपनी मॉम से बोलता है कि वह अपना ट्रांसफर किसी दूसरे स्कूल में करवाना चाहता है। यह सुनकर उसकी मॉम बोलती है, क्या तुम्हारे स्कूल में कुछ हुआ है? पार्क बोलता है, उसके स्कूल के सभी लोग जीनियस हैं और उससे पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छे हैं, इसीलिए वह अपने स्कूल में स्कोर नहीं कर पा रहा है और उसे अपनी लाइफ में अच्छे स्कोर चाहिए, इसीलिए वह किसी दूसरे स्कूल में जाना चाहता है। उसकी मॉम बोलती है वह ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, जिस वजह से वह पार्क के लिए नया घर नहीं देख सकती है। और अगर पार्क नए स्कूल में जाएगा तो वह अपने सभी पुराने दोस्तों से अलग हो जाएगा। यह सुनते ही पार्क को अपने स्कूल की बातें याद आने लगती है, जो याद करके उसे बहुत गुस्सा आता है, और अब वह अपना पूरा गुस्सा अपनी मॉम पर ही चिल्लाकर निकालने लगता है। जिसके बाद वह गुस्से में दीवार पर पंच करता है, जिससे वहां पर एक होल हो जाता है, और अब पार्क गुस्से में अपने रूम में भाग जाता है। अब दिखाया जाता है कि पार्क अगले सुबह अपने स्कूल जाता है और तभी वह चलते हुए एक लड़की से टकरा जाता है, जिसके बाद वह लड़की और उसकी दोस्त मिलकर पार्क की काफी ज्यादा बेइज्जती करती है। तभी पार्क का बुली उस जगह पर आता है और वह पार्क को खेलने चलने के लिए बोलता है। अब हमें दिखाया जाता है कि स्कूल के मैदान में कुछ लड़के पार्क को निशाना बनाकर फुटबॉल को किक करके उसे हिट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर पार्क अपने बुली के बॉल को डॉज कर लेता है, जो देखकर उसका बुली बोलता है, मैंने तुमसे कहा ना कि अपनी जगह से मत हिलो। वहीं पास में ही बैठी कुछ लड़कियां यह सब कुछ देख रही होती है, और अब एक लड़की उनसे पूछती है कि आखिर यह लोग क्या कर रहे हैं। दूसरी लड़की उसे बताती है कि इन लड़कों ने यहाँ पर शर्त लगाई है कि उस फुटबॉल को हिट करके पार्क पर जो भी निशाना लगाएगा वह जीत जाएगा, और इन लोगों ने इस बात पर काफी पैसे लगाए हैं। तभी एक लड़का आगे आता है और वह फुटबॉल पर किक मार के पार्क को हिट करने में कामयाब हो जाता है और शर्त जीत जाता है। अब यह देखकर पार्क का बुली काफी गुस्सा होता है, क्योंकि वह उस जगह पर काफी सारे पैसे हार गया था। अब वह पार्क के पास आता हुआ बोलता है, आखिर तुम इस जगह पर मेरे बॉल्स को डॉज क्यों कर रहे थे? जो सुनकर पार्क डर जाता है और बोलता है कि तुम इस जगह पर जितने पैसे हारे हो, मैं जल्द से जल्द तुम्हें वह पैसे वापस कर दूंगा। पर वह बिना कुछ सुने पार्क को उस जगह पर बुरी तरीके से मारने लगता है।
तभी उस जगह पर पार्क की मॉम आ जाती है, जो उसे पिटता हुआ देखकर काफी गुस्सा होती है और उस बुली को डांटने लगती है। वह बुली बोलता है, हम बस इस जगह पर एक गेम खेल रहे थे, तो आपको पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। पर पार्क की मॉम काफी गुस्से में होती है और वह उस लड़के को प्रिंसिपल ऑफिस चलने के लिए बोलती है। यह देखकर वहाँ पर आसपास मौजूद सभी लोग बोलने लगते हैं, पार्क सच में एक लूजर है। वह इस जगह पर अपनी मॉम को बुलाकर ले आया। अब यह सब सुनकर पार्क अपनी मॉम पर ही चिल्लाने लगता है, जो सुनकर उसकी मॉम को काफी बुरा लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि शाम को पार्क अपने स्कूल से वापस घर आता है और अब वह देखता है कि उसकी मॉम उसका इंतजार कर रही होती है, जिन्हें देखकर पार्क उनसे माफी मांगता है। अब पार्क की मॉम उससे बोलती है कि मैं आज तुम्हारे स्कूल तुम्हारे ट्रांसफर की बात करने के लिए गई थी, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि इस जगह पर तुम्हारे साथ यह सब कुछ हो रहा है। तो यनसुक, अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम नए स्कूल में जाकर उस जगह पर एक नई स्टार्ट कर सकते हो। यह सुनकर पार्क को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसकी मॉम के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, पर फिर भी उसकी मॉम उसके लिए यह सब कुछ कर रही है। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पार्क एक नई जगह पर अपना नया अपार्टमेंट ढूंढ रहा होता है। अब काफी देर तक ढूंढने के बाद उसे उसका अपार्टमेंट मिल ही जाता है। वहीं वह सोच रहा होता है, भले ही मेरा यह अपार्टमेंट स्लम एरिया में है, पर इससे किसे फर्क पड़ता है, मैं इस जगह से एक नई स्टार्ट करने वाला हूँ। अब पार्क अपना नया घर देखता है, जो काफी छोटा होता है। वहीं उसके रूफ की सीलिंग भी काफी ज्यादा नीचे होती है, पर उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि उसकी हाइट भी काफी ज्यादा कम है। अब वह अपनी मॉम को कॉल करके उन्हें बता देता है कि वह ठीक से अपने नए घर में पहुंच गया है, तो उसकी मॉम को अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जिसके बाद वह अपने घर के लिए कुछ सामान खरीदने को बाहर निकलता है और अब वह उस जगह पर देखता है कि वहाँ मौजूद सभी लोग गुड लुकिंग होते हैं, जो देखकर वह काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह चलते चलते एक लड़की से टकराकर नीचे गिर जाता है। अब पार्क काफी ज्यादा डर जाता है और सोचने लगता है कि उसके साथ दोबारा से वही होने वाला है और अब वह जल्दी से उस लड़की से माफी मांगने लगता है। पर तभी वह लड़की पार्क से माफी मांगते हुए बोलती है कि इसमें पूरी गलती उसकी है, उसका ध्यान अपनी फोन पर था, जिस वजह से पार्क नीचे गिर गया। अब यह सुनकर पार्क काफी ज्यादा खुश होता है और सोचने लगता है कि यह मेरे लाइफ की एक नई स्टार्टिंग है, तो मुझे आगे बढ़कर इन लोगों से बात करना चाहिए। जिसके बाद वह स्टाइल मारते हुए उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है, पर वह लड़की पार्क से डर रही होती है। तभी उस जगह पर एक लड़के की एंट्री होती है और इस लड़के का नाम जिनसोंग है। अब जिनसोंग उस लड़की से पार्क के बारे में पूछता है, पर वह लड़की पार्क को इग्नोर करते हुए जिनसोंग के साथ वहां से जाने लगती है। अब पार्क उन लोगों को एक क्रीपी स्माइल के साथ जाते हुए देख रहा होता है, जो देखकर जिनसोंग को गुस्सा आ जाता है और वह बोलता है कि आखिर तुम हंस क्यों रहे हो। तभी पार्क बोलता है, गलती से मैं इस लड़की से टकरा गया था। यह सुनते ही जिनसोंग गुस्से में बोलता है, तो क्या इसी बात को लेकर तुम हंस रहे हो। पर वह लड़की जिनसोंग को रोकने की कोशिश करती है। जिनसोंग बोलता है, मैं बस इस लड़के से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जिनसोंग गुस्से में बोलता है, तो मुझे बताओ, इससे टकराने के बाद इससे माफी मांगने के बजाय तुम यहाँ पर खड़े होकर हंस रहे हो। यह सुनकर पार्क डर जाता है और सोचने लगता है कि यह मेरे लाइफ की एक नई शुरुआत है, तो मुझे इस पर्सन से भी बात करनी चाहिए। और अब वह जिनसोंग को अपने साथ कॉफी पीने के लिए इनवाइट करता है। यह सुनकर जिनसोंग का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है और अब वह वहाँ पर बुरी तरीके से पार्क को मारने लगता है। वह लड़की जिनसोंग को रोकने की कोशिश करती है, पर जिनसोंग काफी गुस्से में होता है और वह बिना रुके पार्क को मारे ही चला जा रहा होता है। वहीं आसपास मौजूद सभी लोग पार्क की वीडियो बना रहे होते हैं और यह सब देखकर पार्क की हालत खराब हो चुकी होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि पार्क अपने घर में बैठा नेट चला रहा होता है और तभी वह देखता है कि पूरे नेट पर उसके मार खाने की वीडियो वायरल हो चुकी है। वहीं कमेंट में सभी लोग पार्क का मजाक उड़ाते हुए उसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं। अब यह सब देखकर पार्क बुरी तरीके से रोता है। वहीं वह बोल रहा होता है कि वह भी एक इंसान है, तो आखिर सभी लोग उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हैं। वह यह सब डिजर्व नहीं करता, यहाँ तक कि कोई भी इंसान यह सब डिजर्व नहीं करता। अब रोते रोते पार्क सो जाता है और आधी रात को उसकी आंख खुलती है।
तभी वह नोटिस करता है कि उसके रूफ की सीलिंग काफी ज्यादा नीचे आ गई है। अब वह अपना मुंह धोने के लिए सिंक के पास जाता है। तभी वह देखता है कि सिंक भी काफी नीचे जा चुका है। तभी वह मिरर में अपना चेहरा देखता है और काफी ज्यादा डर जाता है। अब वह अपनी आंख मलते हुए दोबारा मिरर में अपना चेहरा देखता है और इस जगह पर उसकी पूरी बॉडी चेंज हो चुकी होती है। उसकी हाइट काफी ज्यादा लंबी होती है और वह देखने में काफी हैंडसम होता है। तभी वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसका वह मोटा शरीर अभी भी पहले वाली जगह पर ही सो रहा होता है। अब वह उसके पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करता है। तभी पार्क की आंख खुलती है और अब वह सोचने लगता है क्या वह कोई सपना देख रहा था, क्योंकि वह अपनी पुरानी बॉडी में वापस आ चुका होता है। अब वह सोचने लगता है कि वह सच में एक काफी अच्छा सपना था और अब वह पलटकर दोबारा सोने लगता है। तभी वह अपनी दूसरी बॉडी को वहाँ पर सोया हुआ देखता है। यह देखकर वह काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अब वह अपनी उस बॉडी को उठाने लगता है। तभी उसे चक्कर आ जाते हैं और वह नीचे गिर जाता है और अब उसकी सोल दूसरे बॉडी में होती है। अब यह सब देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, जिसके बाद वह अपना फोन ढूंढते हुए एम्बुलेंस बुलाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वह अपने मार खाने वाले वीडियो के कमेंट्स देखता है, जिसमें सभी लोग बोल रहे होते हैं यह एक प्रॉपर सैंड बैग है, अगर यह हमारे स्कूल में हुआ तो हमें मजे आ जाएंगे। और इसी तरह के उस जगह पर कई और सारे कमेंट्स मौजूद होते हैं। अब उन कमेंट्स को देखकर वह रुक जाता है और सोचने लगता है कि पूरी लाइफ उसकी इस बॉडी की वजह से लोगों ने उसका मजाक बनाया, उसे बुली किया, पर अब अपनी इस नई बॉडी के साथ वह एक नई स्टार्ट कर सकता है। अब हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग एक लड़के को काफी ध्यान से देख रहे होते हैं और इस लड़के का नाम किम सुंग बिम है और यह इस स्कूल का सबसे फेमस लड़का है। अब किम सुल एक जगह पर आकर रुकता है और मिरर में अपना चेहरा देखते हुए बोलता है, इस जगह पर मुझे टक्कर देने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। तभी वहाँ पर एक पर्सन की एंट्री होती है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और अब वह पर्सन जाकर किम सुल से टकरा जाता है। अब उस पर्सन को देखकर किम सुल भी हैरान हो जाता है और यह पर्सन कोई और नहीं बल्कि अपना पार्क होता है। अब सभी लोग अपनी जगह पर रुककर पार्क को देखने लगते हैं। वहीं वह लगातार उसकी तारीफ ही किए चले जा रहे होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि एक क्लास का होमरूम टीचर अपने स्टूडेंट्स को बताता है कि आज उनकी क्लास में एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आने वाला है और वह नया ट्रांसफर स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि पार्क होता है, जिसे देखते ही सभी लड़कियां उस पर फिदा हो जाती हैं। अब पार्क उन सभी को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि मेरा नाम पार्क युनसुक है। उसी क्लास में किम सुंग और जिन सॉन्ग भी होते हैं, जो पार्क को काफी ध्यान से देख रहे होते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि क्लास टीचर सभी बच्चों से बोलता है, पार्क इस जगह पर नया है तो तुम सभी लोगों को इसकी मदद करनी है। जिसके बाद पार्क एक खाली डेस्क की ओर बैठने के लिए जाने लगता है। वहीं सभी लड़कियां उसे देखकर आपस में बातें करने लगती है। इसकी हाइट कम से कम 6 फीट होगी और यह देखने में भी कितना कूल है। वहीं पर सभी लोग पार्क को ही देखे चले जा रहे होते हैं, जो देखकर पार्क को काफी डर लग रहा होता है। और तभी पार्क को याद आता है कि जब पिछली बार वह अपने स्कूल में गया था तो इसी तरह सभी लोग उसे देख रहे थे और फिर पहले ही दिन से उन लोगों ने उसे बुली करना स्टार्ट कर दिया था। तभी पार्क अपने बगल वाले डेस्क पर देखता है तो उस जगह पर जिनसोंग बैठा होता है, जिसे देखते ही उसे अपनी पुरानी पिटाई याद आने लगती है और अब वह अपने सामने वाली डेस्क पर उस लड़की को देखता है। अब उन दोनों को देखकर वह सोचने लगता है, मेरी किस्मत सच में बहुत ज्यादा खराब है, इन दोनों को मेरी ही क्लास में होना था। तभी जिनसोंग पार्क को ग्रीट करते हुए उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। अब पार्क भी उसे अपना नाम बताता है। वहीं वह यह देखकर खुश होता है कि जिनसोंग ने उसे पहचाना नहीं। तभी एक लड़की उस जगह पर काफी जल्दी मेकअप करती है और पार्क के पास आकर उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है कि उसका नाम हानुला है और अब वह उस जगह पर पार्क के साथ फ्लर्ट करने लगती है। अब यह सब देखकर जिनसोंग सोचने लगता है सभी लड़कियां एक जैसी ही होती है
हैंडसम लड़का देखा नहीं कि उससे फ्लर्ट करने लगती है। तभी उसका ध्यान मिजिन पर जाता है, जो भी यनसुक को ही देख रही होती है। और अब यह देखकर जिनसंग काफी ज्यादा जेलस फील करने लगता है। अब हमें लंच टाइम में कैंटीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग अपने खाने में लगे हुए होते हैं। तभी उस जगह पर यानसुक की एंट्री होती है, जिसे देखते ही सभी लड़कियों के होश उड़ जाते हैं। तभी उस जगह पर हालुन भी आ जाती है और वह यानसुक को उस स्कूल के बारे में बताने लगती है। अब हालुन युनसुक से पूछती है कि आखिर युनसुक ने इस जगह पर फैशन डिजाइनिंग कोर्स क्यों लिया है। यह सुनकर युनसुक को याद आता है कि जब वह अपने स्कूल में अपना ट्रांसफर करवाने के लिए गया था, तब उसके टीचर ने उसे बताया था कि युनसुक के मार्क्स उतने अच्छे नहीं हैं, जिस वजह से वह दूसरे स्कूल में फैशन डिजाइनिंग के कोर्स के अलावा और कुछ नहीं कर सकता है। अब युनसुक हिचकिचाता हुआ बोलता है, मुझे बचपन से ही फैशन डिजाइनिंग पसंद है। अब युनसुक जाकर अपना खाना लेने लगता है। तभी हालुन उसके पास आती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें हमारा स्कूल कैसा लगा। युनसुक बोलता है, यह स्कूल काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इस जगह पर मुझे कोई भी खाना लेने से रोक नहीं रहा है और यहाँ पर सभी लोग मेरे साथ नाइस बिहेव कर रहे हैं, जो सुनकर हालुन को अजीब लगता है। अब युनसुक भी परेशान हो जाता है और बोलता है, मैं बस मजाक कर रहा था। दूसरी ओर जिनसंग यानसुक को देखकर काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा होता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि यानसुक अपने क्लास में बैठा होता है। वहीं पर उसे काफी ज्यादा नींद आ रही होती है, क्योंकि कल उसने काफी ज्यादा एक्सरसाइज की थी। और अब उसे याद आता है कि पार्क में वह अपनी नई बॉडी को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस कर रहा था और अब वह उस जगह पर नए तरीके से चलने की प्रैक्टिस करने लगता है, जो देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग बोलने लगते हैं, यह जरूर कोई मॉडल है जो अपने मॉडलिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। तभी चलते चलते उसका पैर फिसल जाता है और वह गिरने ही वाला होता है कि तभी वह खुद को संभाल लेता है। और अब उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी पहले से काफी ज्यादा हल्की हो गई है। अब वह उस जगह पर तेज चलने की कोशिश करता है। तभी वह नोटिस करता है कि उसकी स्पीड भी इस जगह पर काफी ज्यादा बढ़ गई है और अब वह काफी तेजी से दौड़ता हुआ अपने घर की ओर जाने लगता है। और इतनी ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से उसकी बॉडी काफी ज्यादा थक चुकी होती है और अब प्रेजेंट टाइम में वह अपने क्लास के दौरान ही सो जाता है। तभी उसकी आंख खुलती है और अब वह अपनी पुरानी बॉडी में होता है, जो देखकर वह परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि मैं उस जगह पर सो गया, मुझे अपनी नई बॉडी में वापस जाना होगा, वरना मैं यहाँ पर प्रॉब्लम में आ सकता हूँ। और अब वह उस जगह पर दोबारा सोने की कोशिश करता है, पर उसे नींद नहीं आ रही होती है, क्योंकि उसकी यह बॉडी पिछले 24 घंटों से सो रही होती है। वहीं जब तक वह इस बॉडी में सोता नहीं, तब तक उसकी दूसरी बॉडी नहीं जगती। इसीलिए वह जबरदस्ती उस जगह पर सोने की कोशिश करता है, पर उसे नींद ही नहीं आ रही होती है। तभी स्कूल में हालुन युनसुक की नई बॉडी को जगा देती है, जिससे युनसुक वापस अपनी नई बॉडी में आ जाता है। और अब हालुन युनसुक को बताती है कि क्लास पहले ही खत्म हो चुकी है, इसीलिए उसने युनसुक को जगाया है। यह सुनते ही युनसुक हानुल की तारीफ करने लगता है, जो सुनकर हानुल काफी ज्यादा खुश होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि युनसुक अपनी पुरानी बॉडी में मौजूद होता है और वह एक शॉप में पार्ट टाइम जॉब करने के लिए आया होता है। वहीं शॉपकीपर युनसुक को देखकर काफी ज्यादा चिढ़ा हुआ होता है। अब युनसुक को याद आता है कि जब वह अपना स्कूल खत्म करके घर वापस लौट रहा था, तब उसे इस दुकान के बाहर पार्ट टाइम जॉब के लिए एक पोस्टर लगा हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर वह पार्ट टाइम जॉब लेने के लिए उस शॉपकीपर के पास आया। अब शॉपकीपर युनसुक की पर्सनैलिटी देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और सोचने लगता है कि अगर यह पर्सन मेरी दुकान पर काम करेगा तो मेरी दुकान में लड़कियों की लाइन लग जाएगी, क्योंकि यह देखने में इतना हैंडसम है। अब युनसुक बोलता है, तो क्या आप मुझे यह जॉब दे सकते हैं? तभी शॉपकीपर बोलता है, तुम आज से ही काम करने के लिए आ सकते हो और मुझे यह बता दो कि तुम कितना पैसा लोगे। तभी युनसुक बोलता है, एक्चुअली में यह जॉब मुझे नहीं चाहिए, यह जॉब मेरे एक दोस्त को चाहिए। और यह सुनकर उस शॉपकीपर के सपने चकनाचूर हो जाते हैं, जिसके बाद युनसुक अपने घर पहुंचकर अपनी पुरानी बॉडी के साथ वापस उस शॉप में आता है और उस शॉपकीपर से बोलता है कि मेरे दोस्त ने आपसे इस जगह पर काम की बात की थी। अब युनसुक के मोटे शरीर को देखकर वह शॉपकीपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें नौकरी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि तुम अभी बस हाई स्कूल स्टूडेंट हो और हाई स्कूल स्टूडेंट्स को इन सब चीजों के बारे में ज्यादा पता नहीं होता है। अब युनसुक बोलता है, पर आपने मेरे दोस्त से कहा था कि मैं आज से ही काम पर आ सकता हूँ।
तभी शॉपकीपर बोलता है, पर फिर बाद में मैंने इस बारे में सोचा और मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे दुकान पर ज्यादातर लोग सिगरेट खरीदने के लिए आते हैं और हाई स्कूल स्टूडेंट्स को सिगरेट के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। तभी यंसुक उस दुकान में मौजूद सभी सिगरेट के बारे में उस शॉपकीपर को बता देता है, जो सुनकर शॉपकीपर काफी ज्यादा हैरान होता है। वहीं यंसुक सोच रहा होता है कि जब मैं पिछले स्कूल में था सभी लोग मुझे मार पीट कर दुकानों से सिगरेट लाने के लिए बोला करते थे, जिस वजह से मुझे सब सिगरेट्स के बारे में पता है। अब वह शॉपकीपर यंसुक को नौकरी देने के लिए तैयार हो जाता है, पर वह उसे काफी कम पैसे देता है। अब शॉपकीपर यंसुक के पास आता हुआ बोलता है, तुम रात भर इस दुकान को संभाल तो लोगे। यंसुक बोलता है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तभी वह शॉपकीपर बोलता है, कभी कभार तुम अपने हैंडसम दोस्त को भी इस जगह पर ले आना, जिससे मेरी कमाई थोड़ी बढ़ जाए। अब शॉपकीपर वहाँ से चला जाता है। वहीं यंसुक सोच रहा होता है कि मुझे इस जगह पर एक पार्ट टाइम जॉब मिल गई है। यह मेरे लिए एक अच्छी बात है, जिससे अब मुझे पैसों की चिंता नहीं रहेगी और अब इस जगह पर मेरे पास 2 शरीर हैं, जिन्हें मैनेज करने में डबल खर्चा लगेगा। अब यंसुक अपनी बॉडी के बारे में उस जगह पर लिखने लगता है और बोलता है कि अब तक मुझे मेरी बॉडी के बारे में यह पता चला है कि जब मेरी एक बॉडी सो रही होती है तब मेरी सोल दूसरे बॉडी में होती है, और जब मेरी दूसरी बॉडी सो रही होती है तो मेरी सोल वापस से पहले बॉडी में चली जाती है, और अगर मैं काफी ज्यादा थक जाऊं तो मेरी सोल दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी। और जब तक मेरी एक बॉडी सो नहीं जाती मेरी दूसरी बॉडी नहीं जग सकती है। पर अगर कोई पर्सन मेरी सो रही बॉडी को जबरदस्ती जगा दे तब मैं उस जगह पर अपनी उस बॉडी में जा सकता हूँ। तभी स्टोर के अंदर कुछ लड़के आते हैं। पार्क उन्हें देखकर पहचान जाता है, यह लड़के उसी के क्लासमेट होते हैं। अब वह पार्क से सिगरेट का पैकेट मांगते हैं। तभी पार्क बोलता है, आपको सिगरेट का पैकेट देने से पहले मुझे आपकी आईडी देखनी होगी। यह सुनकर वह पर्सन अपनी आईडी देता है, पर यंसुक देखता है कि वह आईडी किसी और की है, इसीलिए वह उस पर्सन को सिगरेट देने से मना कर देता है। तभी उस जगह पर जिनसोंग आ जाता है और वह भी इन लड़कों के साथ होता है, जो उस जगह पर यंसुक को उसकी पुरानी बॉडी में देखकर उसे पहचान जाता है। अब वह उस दुकान से काफी सारा सामान उठाता है और यंसुक से बोलता है कि मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, तुम इसकी पेमेंट कर देना। और मुझे पता है कि उस दिन तुमसे गलती हुई थी जिसकी तुम मुझसे माफी मांगना चाहते हो, तो अगर तुमने इसकी पेमेंट कर दी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। पर यंसुक कुछ भी नहीं बोलता है। तभी जिसोंग यंसुक का नाम देखता है और सोचने लगता है कि तुम्हारा नाम भी यंसुक है, और अब उसे मिजिन की याद आती है कि किस तरह मिजिन यंसुक को देख रही होती है, और इस बारे में सोचकर उसे काफी गुस्सा आता है और अब वह उस जगह पर यंसुक को काफी बुरी तरीके से मारने लगता है। अब यंसुक को काफी बुरी तरीके से मारने के बाद वह लोग उसका पैंट उतारकर उसकी एक फोटो ले लेते हैं और बोलते हैं कि अगर तुमने पुलिस के पास जाने की कोशिश की तो हम तुम्हारी इस फोटो को वायरल कर देंगे, तो अपना मुंह इस जगह पर बंद रखना। और यह बोलते हुए वह सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब यंसुक को उसकी पुरानी सभी मेमोरीज याद आने लगती है और वह उस जगह पर बुरी तरीके से रोने लगता है। तभी उसके पास उसकी मॉम का कॉल आता है, जो उससे पूछती है कि आखिर उसका नया स्कूल कैसा है और उसने अपने नए स्कूल में दोस्त बनाए हैं या नहीं। यंसुक अपने आप को संभालता हुआ बोलता है, मैं इस जगह पर काफी खुश हूँ और यह स्कूल काफी ज्यादा अच्छा है, पर अभी इस वक्त मैं काफी बिजी हूँ, तो मैं आपसे बाद में बात करूँगा। तभी उस जगह पर एक पर्सन आता है, जिसे देखकर यंसुक की मॉम कॉल कट कर देती है और अब हमें पता चलता है कि यंसुक के रूम का किराया देने के लिए यंसुक की मॉम रात में रद्दी जमा कर रही होती है, जिसे बेचकर वह थोड़े पैसे कमा सके। अब दिखाया जाता है कि अगली सुबह यंसुक अपनी नई बॉडी के साथ स्कूल जाता है, जहाँ पर उसे देखकर सभी लोग उसे ग्रीट करते हैं। तभी हालुन उसके पास आती है और उससे बोलती है कि मेरे साथ चलो, हमारे पास कुछ ऐसी चीज है जिसे देखकर तुम्हें काफी मजा आएगा। तभी वह पर्सन बोलता है, यह फोटो हमने कल रात खींची थी, वह सच में एक मोटा गंदा सुअर था जिसे हमने बुरी तरीके से मारा, और हमारे पास उसकी यह फोटो है। अब यह सुनकर सभी लोग वहाँ पर हंसने लगते हैं। तभी वह पर्सन बोलता है, जिनसोंग को कल पता नहीं क्या हो गया था, इसने अचानक ही उस पर्सन को मारना स्टार्ट कर दिया और तब तक मारा जब तक उसकी हालत खराब नहीं हो गई। वहीं सभी लोग जिनसोंग की तारीफ कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि जिनसोंग काफी ज्यादा पावरफुल है और उसके पंचेस का सामना कोई भी नहीं कर सकता है। वहीं यह सब सुनकर यंसुक को काफी गुस्सा आ रहा होता है। तभी जिनसोंग बोलता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, वैसे भी मैं एक प्रो बॉक्सर हूँ
अब वह लोग उस जगह पर यंगसुक की मोटी बॉडी का और भी ज्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं और बोलते हैं, जिनसोंग तब तुम क्या करोगे जब वह पर्सन अपने पेरेंट्स को इस जगह पर बुलाकर ले आएगा। तभी दूसरा पर्सन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है उसके पेरेंट्स भी उसी की तरह भद्दे होंगे? एक बार इमेजिन करो, उसकी पूरी फैमिली पिग्स की तरह दिखती होगी। अब यह सब सुनकर यंगसुक को काफी गुस्सा आ रहा होता है और वह बोलता है कि तुम्हें इस जगह पर उस पर्सन के मॉम की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। अब यह सुनते ही पूरी क्लास शांत होकर यंगसुक की ओर देखने लगती है। वहीं जिमिंग भी यंगसुक को देख रही होती है, जो देखकर जिनसोंग को काफी गुस्सा आता है और वह बोलता है, यंगसुक क्या तुम इस जगह पर मुझसे फाइट करना चाहते हो? अब वह दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और अब पूरे स्कूल में यह बात फैल जाती है कि इस जगह पर यंगसुक और जिनसोंग की फाइट स्टार्ट होने वाली है और अब सभी लोग चारों ओर से घेर कर उन्हें देखने लगते हैं। वहीं खड़ा उनके क्लास का एक पर्सन भी चुपचाप उन्हें देख रहा होता है। तभी जिनसोंग यंगसुक पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। यंगसुक बोलता है, मैं इस जगह पर तुमसे फाइट करना नहीं चाहता हूँ। पर जिमिंग अभी भी यंगसुक की ओर देख रही होती है, जो देखकर जिनसोंग को और भी गुस्सा आता है और वह यंगसुक पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वह पर्सन आकर जिसोंग का हाथ पकड़ लेता है और इस पर्सन का नाम होंग जे-योल है। जिनसोंग बोलता है, होंग जे-योल मेरा हाथ छोड़ो वरना तुम बहुत पछताओगे। और अब वह अपना हाथ होंग जे-योल से छुड़वाकर यंगसुक की ओर अटैक करने को आगे बढ़ता है, पर यंगसुक काफी आसानी से जिनसोंग के पंच को डॉज कर लेता है, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि आज तक कोई भी जिनसोंग के पंच को डॉज नहीं कर पाया था। वहीं यंगसुक सोच रहा होता है, भले ही जिनसोंग के पंच की स्पीड को कोई भी नहीं देख सकता है, पर मैं उसके पंच के स्पीड को काफी आसानी से देख पा रहा हूँ क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मैं रोज ही पिटता आ रहा हूँ और अब मुझे मेरी ओर आ रहे सभी पंचेस दिखाई देते हैं। अब यह देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग यंगसुक की तारीफ करने लगते हैं, जो सुनकर जिसोंग को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वह बिना रुके लगातार यंगसुक को पंच करने की कोशिश करने लगता है, पर यंगसुक काफी आसानी से उसके सभी पंचेस को डॉज कर लेता है। तभी जिनसोंग यंगसुक को दोबारा पंच करता है। अब यंगसुक के पास डॉज करने की जगह नहीं होती है और उसी वक्त यंगसुक के हाथ अपने आप मूव होते हैं, जिससे वह जिसोंग के अटैक को काफी आसानी से ब्लॉक कर लेता है। यह देखकर जिनसोंग काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचने लगता है कि इसे इस जगह पर बॉक्सिंग की काफी अच्छी नॉलेज है। वहीं यंगसुक काफी ज्यादा डर रहा होता है। आसपास मौजूद सभी लोग उनकी वीडियो बना रहे होते हैं और अब यह देखकर यंगसुक को याद आने लगता है कि बीच रोड पर जिनसोंग ने उसे कितनी बुरी तरीके से मारा था, जो बात याद करके उसे काफी गुस्सा आता है और अब वह काफी तेजी से जिनसोंग के पेट में एक पंच मारता है। अब उस पंच से जिनसोंग की हालत खराब हो जाती है और उसकी सांस रुक जाती है। अब यह देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं क्योंकि जिनसोंग उनके स्कूल का एक पावरफुल फाइटर था, जिसे यंगसुक ने अपने एक ही पंच में हरा दिया। वहीं यह देखकर यंगसुक भी काफी ज्यादा हैरान होता है और सोच रहा होता है, क्या मेरे बॉडी के अंदर सच में इतनी ज्यादा पावर है? अब यह बात पूरे स्कूल में आग की तरह फैल जाती है। वहीं इस स्कूल में कई सारे गैंग्स भी मौजूद होते हैं, जिन्हें जब यह बात पता चलती है वह काफी हैरान होते हैं क्योंकि जिनसोंग एक पावरफुल फाइटर है, जिसे हरा पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। अब उन सभी लोगों की नजर यंगसुक पर होती है। वहीं पर सभी लोग बोल रहे होते हैं कि अब यहाँ पर यंगसुक बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाला है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि यंगसुक अपने स्टोर पर काम कर रहा होता है। तभी उसके पास एक लेडी आती है और वहाँ से एक चिप्स का पैकेट खरीदती है, पर वह यंगसुक को देखकर अजीब सा चेहरा बना रही होती है, जो देखकर यंगसुक सोचने लगता है, आखिर इस दुनिया में कितना लुकिज्म भरा हुआ है। लोग एक दूसरे को देखकर उनके लुक पर उन्हें जज करते हैं। कहाँ वह मेरी दूसरी बॉडी की तारीफ करते नहीं थकते, वहीं वह मेरी इस बॉडी को देखकर मुझे इग्नोर करते हैं। तभी स्टोर के अंदर एक लड़का आता है। वहीं वह काफी ज्यादा डरा हुआ सा लग रहा होता है और अब वह वहाँ से एक सिगरेट का पैकेट उठाकर छिपा लेता है। यंगसुक उसे रोकने की कोशिश करता है, पर यंगसुक को देखते ही वह काफी तेजी में वहाँ से भागने लगता है। अब यंगसुक उस लड़के का पीछा करता है, पर वह लड़का काफी तेजी से भागता हुआ एक गली में चला जाता है। यंगसुक उसके पीछे पीछे उस गली में जाता है, जहाँ पर वह देखता है कि उसके क्लास के वह मोटे लड़के उस दूसरे लड़के को बुली कर रहे होते हैं और उन्होंने ही उसे वह सिगरेट का पैकेट लाने के लिए भेजा होता है।
अब वह लड़के उस जगह पर यंसुक को देखकर उसे पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, यह तो वही है जिसे हमने कल बुरी तरीके से मारा था। इसके बाद वह यंसुक को पकड़कर उसे धमकाने लगते हैं। तभी दूसरा पर्सन बोलता है, क्यों ना हम इन दोनों लूजर्स को आपस में फाइट करवाए। इन दोनों लूजर्स की फाइट देखने में हमें सच में काफी मजा आएगा। और इस लड़के का नाम पार्क जी हो है, जिसे पकड़कर वह दूसरे लड़के बोलते हैं, जी हो, अगर तुम इस फाइट में नहीं जीते तो हम तुम्हें बुरी तरीके से मारेंगे। जो सुनकर जी हो ना चाहते हुए भी यंसुक पर अटैक करने लगता है। वहीं उसके अटैक करने के तरीके को देखकर वह सभी लड़के उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी उस जगह पर एक पर्सन की एंट्री होती है और इसका नाम बास्को है, जिसे देखते ही उन लड़कों की हालत खराब हो जाती है। तभी बास्को उनमें से एक लड़के का गला पकड़कर उसे उठा देता है और बोलता है, तुम्हें कमजोरों को बुली करने में मजा आता है। अब वह लड़के बास्को से माफी मांगने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि आज के बाद वह किसी को भी परेशान नहीं करेंगे। और अब वह लड़के बास्को से डरकर उस जगह से भाग जाते हैं। वहीं यंसुक और जिहो बास्को को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और उसे थैंक्स करते हैं। पर बास्को को कुछ भी सुनाई नहीं देता है क्योंकि उसके कान में ईयरबड्स लगे होते हैं। अब बास्को ईयरबड्स निकालकर बोलता है, तो तुम कुछ बोल रहे थे। अब जीहो उसका नाम लेते हुए उसे थैंक्स करता है। बास्को बोलता है, क्या तुम मुझे जानते हो? जीहो उसे बताता है कि वह एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। और अब उस जगह पर यंसुक को पता चलता है कि जीहो भी उसी के क्लास में है। तभी बास्को बोलता है, तुम उसी क्लास के हो जिस क्लास का वह नया स्टूडेंट हमारे स्कूल में फेमस हो रहा है। जीहो हमें जवाब देता है। अब उनकी बातें सुनकर यंसुक सोचने लगता है, यह दोनों तो मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। तभी बास्को बोलता है, जी हो, उस नए लड़के को बता देना कि वह स्कूल में घूम घूम कर पंगे ना ले। जो सुनकर यंसुक को कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में यंसुक अपने डेस्क पर बैठा हुआ होता है और अब उसे पता चलता है कि जीहो आज स्कूल नहीं आया है। तभी वह अपने बगल वाले डेस्क पर जिनसोंग को देखता है, जो उसे ही घूरे चला जा रहा होता है, जिसे देखकर वह डर जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि लंच टाइम में यंसुक आलन से बास्को के बारे में पूछता है। अब हानल उसे बताती है कि बास्को का असली नाम लियुन है और वह हमारे स्कूल के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है और वह बर्ड नकल गैंग का लीडर है। तभी वह मोटे लड़के उस जगह पर आ जाते हैं और बोलते हैं, बास्को वह सच में एक बुरा इंसान है, उसे कमजोरों की मदद करने का दिखावा करना पसंद है। तभी हानल बोलती है, तुम तीनों हमें डिस्टर्ब करना बंद करो। तभी वह मोटे लड़के बोलते हैं, हमसे ऐसे बात मत करो, हम भी यंसुक के दोस्त बनना चाहते हैं। तभी उस जगह पर बास्को अपनी गैंग के साथ आता है, जिसे देखकर वह मोटे लड़के उसे ही घूरने लगते हैं। वहीं बास्को को देखकर यंसुक काफी एक्साइटेड हो जाता है। अब बास्को उन मोटे लड़कों को यंसुक के साथ देखता है और उसे लगता है कि यंसुक उन मोटे लड़कों का दोस्त है और अब वह यंसुक की ओर आगे आने लगता है, जिसे देखकर वह मोटे लड़के वहां से भाग जाते हैं। अब बास्को यंसुक के पास आता है, जिसे देखते ही यंसुक बोलता है, कल तुमने। बास्को बोलता है, हाँ मैंने कल तुम्हारे दोस्तों को पीटा था, तो क्या तुम इस जगह पर उनका बदला लेना चाहते हो? मुझे लगा ही था कि तुम भी एक बुरे लड़के हो और स्कूल में आते ही तुमने बुलीज को अपना दोस्त बना लिया। और अब वह यंसुक के कंधे पर हाथ रखकर उसे प्रेस करता है, जिससे यंसुक नीचे बैठ जाता है। और अब यह देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। यह देखकर बास्को के साथी बोलने लगते हैं, बास्को के नकल ग्रैब से कोई भी नहीं छूट सकता है। यंसुक का खेल यहीं पर खत्म हुआ। वहीं खड़े जिनसोंग और होंग जी भी यह सब कुछ देख रहे होते हैं। तभी यंसुक बास्को के हाथ को पकड़ता हुआ बोलता है, मुझे माफ कर दो अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी हो, और मैंने तुमसे कल वाली बात बस इसीलिए की क्योंकि तुम उस पर्सन की तरह दिख रहे हो जिससे मैं कल मिला था। और यह बोलते हुए वह बास्को के हाथ को पकड़कर अपने कंधे से हटा देता है। यह देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि बास्को के ग्रैब से निकल पाना किसी के भी बस की बात नहीं है और यंसुक ने बस अपने एक ही हाथ से उसको खुद से दूर कर दिया। अब यंसुक खड़ा हो जाता है। तभी बास्को उसे पंच करने के लिए आगे बढ़ता है। उसी वक्त बास्को का साथी उस जगह पर आता हुआ उसे रोक देता है और बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा यंसुक, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हमारे बीच कोई गलतफहमी हुई है। और अब वह बास्को को अपने साथ ले जाता है। वहीं पर सभी लोग काफी हैरानी से यंसुक को देख रहे होते हैं
और बास्को के इस दोस्त का नाम बॉम्जे है। तभी एक पर्सन बॉम्जे के पास आता हुआ बोलता है, आखिर तुमने बास्को को क्यों रोका? हम यंसुक को पिटते हुए देखना चाहते थे। बॉम्जे बोलता है, अगर मैं बास्को को नहीं रोकता तो यंसुक उसे नॉकआउट कर देता। और अब हमें बास्को का हाथ दिखाया जाता है, जो यंसुक की पकड़ से काफी ज्यादा लाल हो चुका होता है। अब वह सभी मोटे लड़के यंसुक के पास आकर उसकी तारीफ करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, तो फिर क्यों ना हम सभी यहाँ पर दोस्त बन जाए। और अब वह सभी लोग यंसुक को घूमने के लिए इनवाइट करते हैं, जो सुनकर यंसुक इमेजिन करने लगता है कि फाइनली अब उसके पास दोस्त है जिनके साथ वह मजे कर सकता है। और यह सोचकर वह काफी ज्यादा खुश होता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि बचपन से ही मैं लोगों से दोस्ती करना चाहता था, पर मेरे लुक की वजह से कोई भी मेरा दोस्त बनना नहीं चाहता था और हमेशा लोग मुझे बुली किया करते थे, पर फाइनली अब मेरे पास कुछ दोस्त हैं। और अब वह सभी लोग यंसुक को स्कूल के बाद इनवाइट करते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि यंसुक एक जगह पर आया होता है जहाँ पर सभी लोग बैठकर अल्कोहल पी रहे होते हैं। वहीं एक कमरे में वह मोटे और हानल मौजूद होती है। अब वह सभी यंसुक को देखकर अंदर बुलाते हैं, पर यह सब देखकर यंसुक को काफी अजीब लग रहा होता है। अब यंसुक उनके साथ जाकर बैठ जाता है। तभी हानल बोलती है, यंसुक तुम इन कपड़ों में काफी अच्छे लग रहे हो, पर यह कपड़े तुम्हारे लिए थोड़े बड़े नहीं हैं। अब यंसुक बोलता है, एक्चुअली में यह मेरे दोस्त के कपड़े हैं। जो सुनते ही वह मोटे बोलने लगते हैं, तुम्हारा दोस्त सच में बहुत बड़ा होगा। तभी उस जगह पर जिनसोंग भी आ जाता है, जो यंसुक को देखते ही बोलता है, आखिर तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो? अभी वह मोटे बोलते हैं, हमने यहाँ पर यंसुक को इनवाइट किया है। जिसके बाद वह जिनसोंग को पीने के लिए अल्कोहल देते हैं। अब वह यंसुक को भी पीने के लिए बोलते हैं, पर यंसुक मना कर देता है। वहीं पर जिनसोंग गुस्से में यंसुक को देख रहा होता है और अब उस जगह पर यंसुक को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। तभी एक मोटा बोलता है, यंसुक तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम इसे पी सकते हो और अगर इसे पीने के बाद तुम बेहोश हो गए तो हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। यंसुक बोलता है, एक्चुअली मैं अकेला रहता हूँ। जो सुनते ही सभी लोग बोलने लगते हैं, तुम्हारे घर को हम अपने हाइड आउट के रूप में यूज कर सकते हैं। यह सुनकर यंसुक परेशान होता हुआ बोलता है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं अपने एक दोस्त के साथ रहता हूँ। अब सभी लोग उससे उसके दोस्त के बारे में पूछने लगते हैं। यंसुक बोलता है, वह पहले हाई स्कूल में था, पर अब उसने स्कूल जाना छोड़ दिया है और अब पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। वह पूरी रात काम करता है और दिन भर सोता है, तो मैं तुम लोगों को अपने घर लेकर नहीं जा सकता हूँ। अब यह सोचकर सभी लोग सोचने लगते हैं, एक काफी बड़ा पर्सन जिसने स्कूल छोड़ दिया है और पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, वह दिखने में कैसा होगा। और इस बारे में इमेजिन करके वह लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। वहीं जिनसोंग यंसुक को अपने सामने देखकर काफी गुस्से में होता है और वह बिना रुके लगातार पिए ही चले जा रहा होता है। तभी यंसुक जिनसोंग से पूछता है, आखिर इस जगह पर मिजिन क्यों नहीं है? वह मोटा पर्सन बोलता है, मिजिन को हम लोगों के साथ रहना पसंद नहीं। तभी यंसुक पूछता है, जिनसोंग आखिर तुम दोनों ने डेट करना कब स्टार्ट किया? यह सुनते ही जिनसोंग गुस्से में यंसुक को देखने लगता है। यंसुक घबराते हुए बोलता है, मैं बस यह कहना चाहता हूँ कि तुम दोनों देखने में एक साथ काफी अच्छे लगते हो। तभी हानल उसे बताती है कि वह दोनों डेट नहीं कर रहे हैं। जिनसोंग मिजिन को पसंद करता है, पर मिजिन ने अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया है। तभी यंसुक बोलता है, जिनसोंग तुम दोनों एक साथ परफेक्ट कपल लगते हो। जो सुनकर जिनसोंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अब वह उसे भी पीने के लिए ऑफर करता है, पर यंसुक मना कर देता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने कल तुम्हें पंच किया, मैं वह करना नहीं चाहता था। जिनसोंग बोलता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं एक बॉक्सर हूँ और मुझे वैसी चोटें लगती ही रहती है। अब जिनसोंग एक बड़े गिलास में यंसुक को पीने के लिए देता है। अब यह देखकर वह तीनों लड़के काफी खुश होते हैं और बोलते हैं, हमारे लिए यह काफी अच्छी बात है कि अब तुम दोनों एक साथ हो। जो सुनकर जिनसोंग बोलता है, आखिर तुम क्या बोल रहे हो? तभी वह मोटा बोलता है कि कल मैंने जीहो को एक दुकान से फोन का चार्जर चुराने के लिए भेजा था, पर उसी वक्त वहाँ पर बास्को आ गया और बास्को हमेशा हमारे कामों में इंटरफेयर करता रहता है, तो हमें उससे फाइट करने के लिए किसी पावरफुल पर्सन की जरूरत थी। और अब इस जगह पर तुम दोनों हमारे साथ हो, तो हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। और अब वह लड़के उस जगह पर यंसुक की मोटी बॉडी का दोबारा से मजाक उड़ाने लगते हैं। जो सुनकर यंसुक को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह गुस्से में अपने सामने रखा अल्कोहल का गिलास पूरा पी जाता है। वहीं वह लड़के हानल को की फोटो दिखाने जा रहे होते हैं।
तभी यंसुक उसका फोन पकड़कर तोड़ देता है, जो देखकर सभी लोग डर जाते हैं। तभी यंसुक बोलता है तुम्हें इस तरह की फोटोज नहीं खींचनी चाहिए, और यह बोलता हुआ वह बेहोश हो जाता है। तभी वह अपने मोटे शरीर में उठता है और अब वह काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि मुझे जल्दी अपने शरीर में वापस जाना होगा, वरना इस जगह पर मैं बुरी तरीके से फंस जाऊंगा। और अब वह सो जाता है। तभी वह देखता है कि उसका बुली उस जगह पर उससे माफी मांग रहा होता है। तभी उसके पास उसकी मॉम आती है और उसे 100 अंडों से बना हुआ खाना ऑफर करती है। यह सब देखकर यंसुक को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी उसकी आंख खुलती है और अब उसे पता चलता है कि वह सपना देख रहा था, पर वह अभी भी अपने मोटे शरीर में होता है, जो देखकर वह परेशान हो जाता है और उस जगह की ओर भागता है जिस जगह पर उसकी नई बॉडी मौजूद होती है। वहीं वह रास्ते में सोच रहा होता है कहीं मेरी वह बॉडी गायब तो नहीं हो गई। दूसरी ओर सभी लोग यंसुक की उस नई बॉडी को उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर यंसुक बेहोश होता है, जो देखकर हानल गुस्से में उन लड़कों से बोलती है तुम्हें इसे अल्कोहल देनी ही नहीं चाहिए थी। तभी यंसुक काफी तेजी से भागता हुआ अपने मोटे शरीर के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है और अपने नए बॉडी को ठीक देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। तभी वह लड़के यंसुक को उसके मोटे शरीर में देखकर बोलते हैं आखिर तुम यहाँ अंदर कैसे आए, जिन्हें देखकर यंसुक काफी ज्यादा डर जाता है। तभी जिनसंग नशे में बोलता है पेग आखिर तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो। यंसुक बोलता है मैं यहाँ पर अपने दोस्त को लेने के लिए आया हूँ। जिनसंग बोलता है तो क्या यंसुक तुम्हारा दोस्त है, जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमसे झूठ मत बोलो। तभी हानल बोलती है तो क्या तुम ही यंसुक के वह दोस्त हो जिसके साथ वह रह रहा है। यंसुक बोलता है नहीं, इसके रूममेट ने मुझे यहाँ पर भेजा है इसे टाइम पर घर लेकर आने के लिए, जो सुनकर सभी लोग वहाँ पर डर जाते हैं। तभी जिनसंग बोलता है पेग तुम्हारी किस्मत सच में बहुत खराब है, और अब वह सभी लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। तभी जिनसंग उस जगह पर पंचिंग मशीन देखता है और अब वह अपनी पंचिंग पावर टेस्ट करने के लिए आगे बढ़ता है और बोलता है पेग मुझे ध्यान से देखो। जिसके बाद वह यंसुक को बॉक्सिंग की एक टेक्निक के बारे में बताता है, जो देखकर यंसुक बोलता है आखिर तुम मुझे यह क्यों बता रहे हो। तभी जिनसंग पंचिंग मशीन पर पंच करता है और उस जगह पर एक नया हाई स्कोर बनाता है, और अब वह बोलता है उस टाइम मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, तो इस जगह पर थोड़ी मेहनत करो जिससे अगली बार तुम किसी से मार ना खाओ। और अब हमें पता चलता है कि जिनसंग कोई बुरा इंसान नहीं है, बस अगर कोई मिजिन के पास जाने की कोशिश करता है उसे गुस्सा आ जाता है। और अब वह सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं खड़ा यंसुक उस पंचिंग मशीन को देख रहा होता है और सभी के जाने के बाद वह जिनसंग के बताए गए टेक्निक से उस पंचिंग मशीन पर अटैक करने की कोशिश करता है, और वह पंचिंग मशीन पर लगे हुए पंचिंग बैग को हिट ही नहीं कर पाता है, जो देखकर वह काफी शर्मिंदा होता है और अपनी नई बॉडी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं एक जगह से खड़ा पास्को उसे देख रहा होता है और अब वह पंचिंग मशीन के पास आकर देखता है तो यंसुक ने जब पंच किया था उसका पंच थोड़ा सा पंचिंग बैग पर लगा था और उसके पंच प्रेशर से वह पंचिंग बैग फट चुका होता है, जो देखकर बास्को काफी हैरान होता है। और अब वह उस जगह पर अपना पंचिंग प्रेशर चेक करता है और काफी आसानी से जिनसंग के रिकॉर्ड को तोड़ देता है, जो देखकर उसके दोस्त उसकी तारीफ करने लगते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन यंसुक स्कूल में अपनी नई बॉडी के साथ घूम रहा होता है। तभी उसके पास हानल आती है और उससे पूछती है कि अब वह कैसा है। यंसुक बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहीं पर वह सोच रहा होता है अल्कोहल पीने की वजह से उसकी यह बॉडी बेहोश हो गई थी, और जब तक अल्कोहल का असर खत्म नहीं हो गया तब तक वह अपनी इस बॉडी में नहीं आ पाया। अब यंसुक कैंटीन में आता है जहाँ पर वह जीहो को देखता है, और अब वह उसके पास जाकर उससे पूछता है कि आखिर जीहो कल स्कूल क्यों नहीं आया था। जीहो बोलता है कल सुबह उसकी आंख नहीं खुली थी, इसीलिए वह टाइम पर स्कूल नहीं आ पाया। वहीं पर यंसुक जीहो के साथ काफी फ्रेंडली बिहेव कर रहा होता है, जो देखकर जीहो को अजीब लग रहा होता है। वहीं पर खड़ी हानल भी सोच रही होती है आखिर यंसुक एक लूजर के साथ क्यों बात कर रहा है। अब यंसुक पूछता है जीहो क्या तुम मेरे साथ खाना खाना पसंद करोगे। जीहो तैयार हो जाता है, जिसके बाद वह दोनों एक टेबल पर बैठकर एक साथ खाना खाते हैं। वहीं पर मौजूद सभी लोग उन्हें काफी अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि यंसुक की मोटी बॉडी अपने घर में सो रही होती है। तभी उस जगह पर यंसुक की मॉम आ जाती है, और अब वह यंसुक को सोया हुआ देखकर परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर आज यंसुक अपने स्कूल क्यों नहीं गया। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो
एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि यंसुक अपने स्कूल से घर लौटता है। तभी वह देखता है कि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ है। अब वह परेशान होते हुए अपने घर के अंदर जाता है तो वह उस जगह पर अपनी मॉम को पाता है। अब उसकी मॉम यंसुक के नए बॉडी को देखते ही उससे बोलती है, आखिर तुम कौन हो? यह सुनकर यंसुक घबरा जाता है और अपनी मॉम को ग्रीट करते हुए उनसे बोलता है कि मैं यंसुक का दोस्त हूँ और यंसुक ने मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बताया है, तो मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। अब यह सुनते ही यंसुक की मॉम उसकी सोई हुई बॉडी को उठाने लगती है, पर यंसुक उन्हें रोक देता है। अब वो अपनी मॉम को बताता है कि वह दोनों इस जगह पर एक साथ रहते हैं, जिस वजह से उनका किराया आधा हो जाता है। यंसुक की मॉम बोलती है, पर यंसुक ने तो मुझे इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। यंसुक बोलता है, शायद से इसीलिए क्योंकि वह अपने काम में काफी ज्यादा बिजी रहता है और यह पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है, जिस वजह से यह आपको इस बारे में बताना भूल गया होगा। यह सुनकर यंसुक की मॉम हैरान हो जाती है और बोलती है, तो क्या यह जॉब कर रहा है? पार्क परेशान होते हुए बोलता है, हाँ, पार्ट टाइम जॉब। पार्क बोलता है, यह स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर इस जगह पर सो जाता है, जिसके बाद यह नाइट शिफ्ट में अपनी पार्ट टाइम जॉब करता है। जो सुनकर यंसुक की मॉम काफी खुश होती है और बोलती है, मेरा बेटा इस जगह पर सच में बड़ा हो गया। अब यंसुक की मॉम बोलती है कि वह पार्क के साथ कुछ बात करना चाहती है। अब डैनियल अपनी मॉम को लेकर एक महंगे रेस्टोरेंट में आता है और इसी रेस्टोरेंट में बॉम्जे भी काम करता है। वहीं पर सभी लोग पार्क को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी यंसुक की मॉम पूछती है, तो क्या तुम हमेशा ऐसी जगहों पर आते रहते हो? यंसुक बोलता है, नहीं, बस कभी कभी। वहीं पर सभी लोग पार्क को देख रहे होते हैं, जो देखकर यंसुक की मॉम बोलती है, तुम सच में काफी स्मार्ट और पॉपुलर हो। यंसुक भी तुम्हें देखकर जलता होगा। अब यंसुक अपनी मॉम से पूछता है कि आखिर वह क्या खाना पसंद करेगी। तभी उसकी मॉम वहाँ के रेट देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वहीं उन्हें इस जगह में काफी अजीब लग रहा होता है। अब डैनियल अपनी मॉम को कॉफी खरीद कर देता है, जिसका प्राइस काफी ज्यादा होता है और यह देखकर उसकी मॉम काफी परेशान होती है। वहीं सभी लोग डैनियल को ही देखे चले जा रहे होते हैं, जो देखकर डैनियल की मॉम उस जगह पर अपने फटे हुए कपड़े को छुपाने की कोशिश करती है और अब वह डैनियल से उसका नाम पूछती है। डैनियल बोलता है, असल में मेरा नाम यंसुक है। यंसुक की मॉम बोलती है, यह सच में हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि अब मैं तुम्हें ध्यान से देख रही हूँ तो तुम मुझे बिल्कुल यंसुक की ही तरह लग रहे हो। बचपन में यंसुक बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखा करता था। तभी उस जगह पर बास्को भी आ जाता है और अब वह वहाँ पर डैनियल को बैठा हुआ देखकर उसकी बातें सुनने लगता है। तभी यंसुक की मॉम बोलती है, वैसे मेरा बेटा काफी अच्छा गाना गाता है और मैं उससे हमेशा कहती रहती हूँ कि वह एक अच्छा सिंगर बन सकता है। डैनियल बोलता है, आपने बिल्कुल सही कहा। तभी बॉम्जे बास्को के पास आता हुआ उसे बताता है कि यह इस जगह पर अपने दोस्त की मदर के साथ आया है, तो तुम इस जगह पर कुछ बवाल मत करना, वरना मेरी नौकरी खतरे में आ सकती है। तभी यंसुक की मॉम बोलती है, तो क्या यंसुक इस जगह पर ठीक से खाना खाता है? डैनियल बोलता है, हाँ, वह बिल्कुल ठीक है। वह जिस दुकान में काम करता है वहाँ से ब्रेड और बाकी की चीजें भी ले आता है, जिससे हम दोनों का काम चल जाता है। अब दुकान का नाम सुनते ही बास्को समझ जाता है कि आखिर वह दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं। तभी यंसुक की मॉम बोलती है, मुझे एक बात बताओ, कहीं इस जगह पर कोई यंसुक को बुली तो नहीं करता है? क्योंकि पिछले स्कूल के कुछ लड़के यंसुक को बुरी तरीके से बुली किया करते थे और वह उस जगह पर यंसुक का ध्यान नहीं रख पाई, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर वह ज्यादा मेहनत करके ज्यादा पैसे कमाएगी तो उन पैसों से वह यंसुक की लाइफ को अच्छा बना सकती है। पर इस चक्कर में उन्होंने यह ध्यान ही नहीं दिया कि यंसुक की लाइफ में क्या चल रहा है और यह बोलते हुए वह रोने लगती है। वहीं यह सुनकर डैनियल को बुरा लग रहा होता है और अब वह बोलता है कि इस स्कूल में उसे कोई भी परेशान नहीं करता है, यहाँ पर उसके कई सारे अच्छे दोस्त हैं। जो सुनकर उसकी मॉम को काफी अच्छा लगता है। वहीं यह सुनकर बास्को को काफी गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले उसने कुछ लड़कों को यंसुक को बुली करते हुए देखा था और अब वह गुस्से में अपने दूध के गिलास को पिचका देता है, जिससे दूध उड़कर वहां पास बैठी एक लेडी के ऊपर गिर जाता है। अब यह देखकर बॉम्जे परेशान होने लगता है और वहां पर सभी से माफी मांगने लगता है।
तभी बास्को बॉम्जे से और भी दूध लाने के लिए बोलता है। दूसरी ओर यनसुक की मॉम बोल रही होती है, यनसुक सच में काफी ज्यादा लकी है जो उसके पास तुम्हारे जैसा दोस्त है। वहीं बैठा यनसुक सोच रहा होता है कि मैंने आज तक कभी भी अपने मॉम की रिस्पेक्ट नहीं की। हर चीज के लिए मैं हमेशा उन्हें ही जिम्मेदार ठहराता रहा। वहीं यनसुक की मॉम डैनियल की तारीफ किए चली जा रही होती है, जो सुनकर बास्को सोच रहा होता है, मुझे नहीं लगता कि यह बुली उस मोटे लड़के का दोस्त हो सकता है। यह जरूर उसे परेशान करता होगा। तभी यनसुक की मॉम बोलती है, अब मुझे काफी देर हो गई है तो मुझे यहाँ से जाना होगा। और अब वह बॉम्जे को अपने पास बुलाते हुए बोलती है, तुम्हारे पास वह जो खाली डिब्बे पड़े हैं क्या मैं अपने साथ ले जा सकती हूँ? बॉम्जे बोलता है, आप ले जा सकती है, वैसे भी कोई ना कोई इसे आकर रोज यहाँ से ले जाता है। अब यनसुक की मॉम उन डिब्बों को अपने साथ बांधकर ले जाने लगती है। तभी यनसुक बोलता है, आखिर आप इन डिब्बों का क्या करेंगी? यनसुक की मॉम बोलती है, वह इन्हें रद्दी में बेचकर थोड़े पैसे कमाएंगी, जिन पैसों से वह यनसुक की थोड़ी मदद कर सके। और अब वह डैनियल से बोलती है कि यनसुक को उन्होंने इस बारे में नहीं बताया है, तो वह भी यनसुक को कुछ भी ना बताए। वहीं यह सब देखकर यनसुक को बहुत बुरा लग रहा होता है। तभी यनसुक की मॉम बोलती है, पता नहीं क्यों तुम मुझे अपने से लग रहे हो। और अब वह अपने पास से कुछ पैसे निकालते हुए उसे देती है और बोलती है कि तुमने मुझे जो कॉफी पिलाई यह उसके लिए है। यनसुक उसे लेने से मना कर देता है। यनसुक की मॉम बोलती है, मैं तुम्हें यह अपना बेटा समझकर दे रही हूँ, तो प्लीज इसे लेने से मना मत करो। और अब वह बोलती है कि वह यनसुक का ध्यान रखे, जो सुनकर यनसुक अब उन पैसों को ले लेता है। वहीं बास्को यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह यनसुक को पैसा लेता हुआ देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सोचने लगता है कि यह अपने दोस्त की मॉम से झूठ बोलकर पैसे भी ले रहा है। मैंने जितना सोचा था यह उससे भी बदतर निकला। अब यनसुक की मॉम वहाँ से जाने लगती है। वहीं यनसुक नम आंखों के साथ अपनी मॉम को जाते हुए देख रहा होता है। तभी यनसुक के पास बास्को आता है और उससे बोलता है कि इस जगह पर जो भी हुआ वह सब कुछ मैंने देखा, तो अब मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जिसके बाद वह उसे एक जगह पर लेकर आता है और बोलता है, तुम सच में बहुत बड़े कमीने हो। यह सुनकर यनसुक को कुछ भी समझ में नहीं आता है। बास्को बोलता है, फाइट के लिए तैयार हो जाओ। यनसुक बोलता है, पर क्यों? बास्को बोलता है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान गया हूँ। तुम एक बहुत बेकार इंसान हो जो इस जगह पर कमजोरों को बुली करता है और उनके पेरेंट्स से झूठ बोलकर पैसे ऐंठता है। और अब वह यनसुक पर अटैक कर देता है, पर यनसुक काफी आसानी से उसके अटैक को डॉज करता हुआ वहाँ से पीछे हट जाता है। यनसुक बोलता है, यहाँ पर तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। तभी बास्को लगातार उस पर अटैक करने लगता है, पर यनसुक काफी आसानी से उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। वहीं वह बास्को के पंचिंग प्रेशर को देखकर सोच रहा होता है कि अगर इसका एक भी पंच मुझे लग गया तो मैं यहीं पर बेहोश हो जाऊंगा। अब बास्को काफी तेजी से पंच करता है। यनसुक उसे डॉज करने की कोशिश करता है, पर बास्को के पंच से यनसुक के चेहरे पर एक कट लग जाता है और अब वह गुस्से में बोलता है, आखिर तुम यह क्यों कर रहे हो? मैंने आखिर इस जगह पर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वहीं बास्को सोच रहा होता है कि इसने झूठ बोलकर उस मोटे लड़के की मदर से पैसे ऐंठे हैं, तो मैं इससे वह पैसे छीनकर उस मोटे लड़के को दे दूंगा। और अब वह बोलता है, उस लेडी ने तुम्हें जो पैसे दिए वह मेरे हवाले कर दो। यह सुनकर यनसुक घबरा जाता है और सोचने लगता है कि तो यह इस जगह पर मुझसे मेरे पैसे छीनना चाहता है। मैं इसे अच्छा आदमी समझता था, पर यह भी उन्हीं बुली की तरह है जो मुझे मारकर मुझसे पैसे छीना करते थे। अब यनसुक बोलता है, मैं तुम्हें यह पैसे नहीं दूंगा, चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो। बास्को बोलता है, तो फिर ठीक है, फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। और अब वह उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अब वह लगातार उस पर अटैक करने लगता है। वहीं यनसुक उसके सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और अब उसे याद आता है कि उसका बुली हमेशा उसके ऊपर किस टेक्निक का यूज किया करता था। और अब वह आगे बढ़कर बास्को के ऊपर उसी टेक्निक का यूज करने की कोशिश करता है, पर बास्को काफी आसानी से यनसुक के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम इन बेकार टेक्निक्स का यूज करके मुझे हरा सकते हो? यह सुनकर यनसुक डर जाता है और सोचने लगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसे याद आता है कि जिनसोंग ने भी उसे बॉक्सिंग का एक टेक्निक सिखाया था। और अब वह बास्को पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर बास्को काफी आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है और काफी तेजी से उसकी ओर पंच करता है, जो देखकर यनसुक डर जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि 5 मिनट के बाद
उस जगह पर भागता हुआ बॉम्जे आता है और अब वह वहाँ पर देखता है कि बास्को हार चुका है। अब यनसुक बास्को के जैकेट को बास्को के ऊपर रख देता है और बॉम्जे से माफी मांगता हुआ बोलता है कि इसका ध्यान रखो, और वहाँ से चला जाता है। वहीं बॉम्जे बास्को को पिटा हुआ देखकर काफी हैरान होता है। वहीं बास्को को याद आ रहा होता है कि किस तरह यनसुक ने उसे हराया, और अब हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही बास्को यनसुक को पंच करने के लिए आगे बढ़ता है, यनसुक डर के कारण अपनी आंख बंद कर लेता है और उसी वक्त उसकी बॉडी अपने आप रिएक्ट करती है, जिससे वह बास्को के अटैक को डॉज करता हुआ उसके चेहरे पर अपने एल्बो से अटैक करता है, और यनसुक के उस अटैक से बास्को वहाँ पर बेहोश हो जाता है। वहीं प्रेजेंट टाइम में बास्को सोच रहा होता है। यनसुक ने उसके ऊपर स्पिनिंग बैक एल्बो टेक्निक का यूज किया और यह मुए थाई की काफी खतरनाक टेक्निक है, और अब वह बॉम्जे से बोलता है कि वह इस जगह पर हार गया। वह उस मोटे लड़के के पैसे उसे वापस नहीं दिलवा पाया। अब हमें दिखाया जाता है कि रात में यनसुक अपने मोटे शरीर के साथ उस स्टोर में काम कर रहा होता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि आखिर मैंने उस जगह पर बास्को को हराया कैसे। मेरी बॉडी उस जगह पर अपने आप ही मूव कर रही थी, तभी उस जगह पर बास्को आता है। अब यनसुक देखता है कि उसे काफी ज्यादा चोट लगी होती है। बास्को वहाँ से एक जूस खरीदता हुआ यनसुक से बोलता है कि मैं तुम्हारे पैसे वापस नहीं ला पाया, तो मुझे माफ कर दो, और यह बोलकर बास्को वहाँ से जाने लगता है। जो सुनकर यनसुक को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी बास्को रुकता हुआ बोलता है, बच्चे तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा पावर है, बस तुम्हें इस जगह पर ट्रेनिंग करने की जरूरत है। वहीं बास्को उस पंचिंग बैग के बारे में सोच रहा होता है जिसे यनसुक ने अपने एक ही पंच में फाड़ दिया था। अब बास्को की बात यनसुक के दिल पर लगती है और उसे याद आने लगता है कि हमेशा से वह कमजोर रहा है, इसीलिए सभी लोग उसे बुली किया करते थे, पर वह अपने आप को बदल सकता है, वह भी पावरफुल बन सकता है। तो वह आज से ही मेहनत करना स्टार्ट करेगा। जिसके बाद वह वहाँ पर पुशअप मारने की कोशिश करने लगता है। तभी स्टोर में एक लड़की आती है जिसे देखकर यनसुक काफी घबरा जाता है। अब वह लड़की दुकान में से 2 जूस खरीदती है और पैसे पेमेंट करने के बाद एक बोतल यनसुक को देते हुए बोलती है अच्छे से वर्कआउट करना, और यह बोलकर वह वहाँ से चली जाती है। यह देखकर यनसुक काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि आज से पहले किसी ने भी उसके इस बॉडी के साथ उससे इस तरह बात की थी, और अब वह और भी ज्यादा जोश में आकर उस जगह पर वर्कआउट करने लगता है। अब हमें एक बिल्डिंग में एक घर दिखाया जाता है और यह होंगजे का घर होता है। वहीं होंगजे खिड़की के पास खड़ा खिड़की से बाहर देख रहा होता है, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक नए कैरेक्टर ली नामसू को दिखाया जाता है जो काफी स्टाइल में स्कूल की ओर जा रहा होता है। वहीं पर सभी लोग उसे काफी हैरानी से देख रहे होते हैं क्योंकि उसने जो कपड़े पहने हुए थे वह काफी ज्यादा स्टाइलिश और महंगे होते हैं। वहीं सभी लोग उसके जूतों की बिना रुके तारीफ किए चले जा रहे होते हैं, जो सुनकर ली नामसू काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी जिनसोंग उन बुलीज के साथ ली नामसू के पास आता है। अब जिनसोंग को देखते ही ली नामसू काफी ज्यादा डर जाता है। अब जिनसोंग बोलता है आखिर तूने इस जगह पर मेरे जैसे जूते क्यों पहने हैं? ली नामसू डरता हुआ बोलता है यह मैंने गलती से पहन लिए, अगली बार से मैं इन जूतों को पहनकर नहीं आऊंगा। और अब वह बुलीज ली नामसू को उस जगह पर धमकाने लगते हैं। तभी जिनसोंग बोलता है छोड़ दो इसे, भले ही यह मेरे जैसे कपड़े क्यों न पहन ले, मेरे जैसा कभी नहीं बन सकता। और यह बोलता हुआ वह वहाँ से आगे चला जाता है। यह सुनकर वह बुलीज ली नामसू को छोड़ देते हैं और जिनसोंग के साथ जाने लगते हैं। वहीं वह बोल रहे होते हैं कि आखिर जिनसोंग कब से इतना नरम दिल हो गया है। यह सुनते ही जिनसोंग गुस्से में उनकी ओर देखता है, जिससे वह सभी बुलीज डर जाते हैं और जिनसोंग से माफी मांगने लगते हैं। वहीं ली नामसू को उन सभी पर काफी गुस्सा आ रहा होता है और वह बोल रहा होता है कि एक दिन मैं इन चारों को बुरी तरीके से मारूंगा। जिसके बाद वह सोचने लगता है मैंने सेकंड हैंड मार्केट से इन सभी महंगी चीजों को काफी सस्ते दाम में खरीद लिया है और अब इनकी वजह से मैं पूरे स्कूल में फेमस हो जाऊंगा। वहीं होंगजे भी उसके पीछे से आ रहा होता है और वह ली नामसू की सभी बातों को सुन रहा होता है।
अब ली नामसू क्लास में एंटर करता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि मेरे इन महंगे कपड़ों को देखकर आज पूरी क्लास मेरी फैन हो जाएगी। और तभी क्लास में होंगजे भी आ जाता है। अब होंगजे को देखते ही हानल उसके पास भागते हुए जाती है और बोलने लगती है कि होंगजे के पास जो रिंग्स और बैग है वह लिमिटेड एडिशन के हैं और उसके सारे कपड़े भी बहुत ज्यादा महंगे हैं। अब क्लास की सभी लड़कियां उसे ही देखने लगती है। वहीं पर खड़े कुछ लड़के बोल रहे होते हैं होंगजे के हाथ में मौजूद रिंग्स काफी ज्यादा महंगे हैं, आखिर वह कितने के होंगे। तभी ली नामसू बोलता है सिर्फ उसके रिंग्स और बैग ही नहीं, उसके पूरे कपड़े ही लिमिटेड एडिशन के हैं। अब हानल होंगजे के पास जाकर उससे पूछने लगती है कि आखिर उसने यह सब कुछ कहां से खरीदा है, पर होंगजे कुछ भी नहीं बोलता है। तभी पीछे बैठा जिनसोंग बोलता है होंगजे ने आज तक किसी से बात की है जो आज वह तुमसे बात करेगा। तभी उस जगह पर मिजिन आती है और बोलती है कि होंगजे इस जगह पर काफी महंगे कपड़े पहनता है। यह सुनते ही जिनसोंग बोलता है हाँ, वह सच में बहुत ज्यादा अमीर है और वह जिन ब्रांड्स को पहनता है हम उन ब्रांड्स के कपड़े खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तभी क्लास में एंट्री होती है यनसुक की और अब यनसुक को देखते ही सभी लड़कियां उसे चारों ओर से घेर कर उसकी तारीफ करने लगती है। तभी यनसुक वहाँ पर जिहो को देखता है और उसे हाय करता है। अब यनसुक को लड़कियों से घिरा हुआ देखकर जिहो वहाँ पर घबरा जाता है। वहीं यनसुक को देखकर क्लास में मौजूद वह लड़के और ली नामसोंग काफी ज्यादा जेलस फील कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि इसने स्कूल में आते ही जिनसोंग को हरा दिया और इस जगह का हीरो बन गया। तभी दूसरा लड़का बोलता है नहीं, यह बात नहीं है, यनसुक अपने लुक्स और फैशन की वजह से यहाँ इतना फेमस हुआ है। तभी नामसोंग बोलता है यह तुम क्या बकवास कर रहे हो, कभी तुमने उसे गौर से देखा है? वह जो जूते पहनकर आता है वह कितने पुराने हैं और वह जब से आया है तब से वह फटा हुआ बैग ही लेकर यहाँ पर आता है। वह भले ही देखने में अच्छा है पर काफी ज्यादा गरीब है। वहीं बैठा होंगजे नामसोंग की यह सभी बातें सुन रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि बर्न नकल गैंग एक जगह पर अपनी मीटिंग कर रही होती है। वहीं वास्को आज स्कूल नहीं आया होता है, इसीलिए गैंग को संभालने की जिम्मेदारी बॉम्बजे की होती है। अब सभी लड़के बॉम्बजे से पूछने लगते हैं कि आखिर वास्को स्कूल क्यों नहीं आ रहा है और हमें पता चला कि यनसुक और वास्को की लड़ाई हुई थी, तो क्या वास्को उस फाइट में हार गया? वहीं बैठा बॉम्बजे चुपचाप उन सभी की बातें सुन रहा होता है क्योंकि उसे खुद भी पता नहीं होता है कि आखिर वास्को कहाँ पर है। तभी बॉम्बजे के पास वास्को का मैसेज आता है और अब वास्को मैसेज में लिखता है कि उसके फोन की स्क्रीन टूट गई है जिस वजह से वह इस जगह पर किसी से भी बात नहीं कर सकता है और उसे कुछ काम है जिस वजह से वह बिजी है और स्कूल नहीं आ पा रहा है। तो उन लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पर वास्को के फोन की स्क्रीन टूटी होने की वजह से वह कुछ भी ठीक से नहीं लिख पा रहा होता है और वास्को ने जो लिखा होता है बॉम्बजे को कुछ भी समझ में नहीं आता है, जिस वजह से वह और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं सभी लड़के बॉम्बजे को घेरकर उससे पूछने लगते हैं कि वास्को कब स्कूल आएगा। अब बॉम्बजे सिचुएशन को संभालने के लिए खड़ा होते हुए बोलता है वास्को बिल्कुल ठीक है और यनसुक ने इस जगह पर उस फाइट के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया है। तो वास्को ने कहा है जब तक वह वापस नहीं आ जाता तब तक हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अब बॉम्बजे की स्पीच सुनकर सभी लड़के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और बोलने लगते हैं तुम बिल्कुल वास्को की तरह हो और इसीलिए तुम हमारी गैंग के वाइस कैप्टन हो। वहीं मौजूद एक लड़के को बॉम्बजे की बातों पर शक हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि यनसुक जिहो के साथ लंच करके वापस अपने क्लास की ओर जा रहा होता है। तभी वह रास्ते में कुछ लड़कों को एक पर्सन को बुली करते हुए देखता है। अब उस बुली होने वाले लड़के को देखकर यनसुक को अपनी पुरानी सभी बातें याद आने लगती है। अब यह सब देखकर यनसुक उस बुली लड़के के पास जाता है और इस लड़के का नाम होबिन है। अब यनसुक को देखते ही होबिन बोलता है अब तुझे क्या हुआ, क्या तू भी मुझसे मार खाना चाहता है? अब यनसुक को देखते ही वहाँ मौजूद सभी लड़कियाँ उसकी तारीफ करने लगती है। वहीं वह होबिन की बेइज्जती कर रही होती है, जो सुनकर होबिन को काफी गुस्सा आता है और अब वह यनसुक को पंच करने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं एक जगह से खड़ा होकर होंगजे भी यह देख रहा होता है और वह यनसुक को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। उसी वक्त वहाँ पर टीचर आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही सभी लोग वहाँ पर रुक जाते हैं। अब होबिन वहाँ से जाने लगता है। वहीं वह जाते हुए बोलता है कि अगली बार अगर तू मेरे रास्ते में आया तो मैं तुझे कुत्ते की तरह मारूंगा और यह बोलकर वह अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। अब यनसुक उस बुली होने वाले लड़के को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और इस लड़के का नाम डक हुआ है।
पर डकहुआ अपने आप खड़ा होकर बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि क्लास में बैठा हुआ होंगजे यनसुक के फटे हुए पुराने कपड़ों को देख रहा होता है और अब वह कुछ सोचने लगता है। अब दिखाया जाता है कि स्कूल की छुट्टी में यनसुक के पास उसकी मदर का कॉल आता है और अब यनसुक की मदर उसे याद दिलाती है कि कल उसका बर्थडे है। वहीं खड़ा होंगजे यह सब कुछ सुन रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि यनसुक अपनी रियल बॉडी में उस शॉप पर बैठा अपना काम कर रहा होता है। तभी दुकान के अंदर वह खूबसूरत लड़की दोबारा आती है और अब वह यनसुक को ग्रीट करती है, जो देखकर यनसुक काफी ज्यादा खुश होता है। अब वह लड़की दुकान से सामान खरीदती है और यनसुक से पूछती है कि क्या वह अभी भी एक्सरसाइज कर रहा है। यनसुक बोलता है हाँ, थोड़ा बहुत। वह लड़की हंसते हुए बोलती है मेहनत करते रहो, एक दिन तुम जरूर कामयाब होगे, जो सुनकर यनसुक काफी ज्यादा खुश होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन लंच टाइम में यनसुक जीहो और डकहुआ के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी डकहुआ उससे पूछता है आखिर तुम हमारे साथ बैठकर क्यों खाना खाते हो? हम इस स्कूल के लूजर हैं और जब तुम हमारे साथ बैठकर यहाँ पर लंच करते हो तब सभी लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, तो तुम्हें हमारे साथ नहीं बैठना चाहिए, हम तुम्हारी तरह फेमस नहीं है। यह सुनते ही जीहो गुस्सा होते हुए बोलता है आखिर तुम मुझे खुद से कंपेयर क्यों कर रहे हो, मैं तुमसे लाख गुना अच्छा हूँ। वही हानल, जिनसोंग और बाकी सब एक जगह पर बैठकर लंच कर रहे होते हैं। तभी हानल बोलती है आखिर यनसुक उन लोगों के साथ क्यों बैठता है, वह तो लूजर्स है। तभी वह बुली बोलता है जीहो हमारे लिए छोटे मोटे काम किया करता था, पर जब से वह यनसुक के साथ रहने लगा है हम उससे कुछ करवा भी नहीं सकते हैं। और अब वह जिनसोंग से बोलता है कि वह इसमें कुछ करे। जिनसोंग बोलता है मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, और वैसे भी अब यनसुक और मेरी दोस्ती हो गई है। जो सुनकर वह सभी बुलीज हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं हमें तो लगा था कि तुम अल्कोहल के नशे में उस दिन वह सभी बकवास कर रहे थे। जिनसोंग बोलता है अब मैंने बच्चों को बुली करना छोड़ दिया है, तो मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। जो सुनकर वह पुलिस काफी परेशान हो जाते हैं। वहीं मिजिन को यह देखकर काफी अच्छा लगता है। दूसरी ओर यनसुक डकहुआ से पूछता है कि तो क्या तुम मेरे साथ लंच करना नहीं चाहते हो? डकहुआ बोलता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बस यह जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम हम लूजर्स के साथ क्यों रहते हो। यनसुक बोलता है मैं बस इस जगह पर तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। जो सुनकर डकहुआ काफी ज्यादा हैरान होता है। वहीं यनसुक सोच रहा होता है कि उसकी मॉम ने उसकी हैंडसम बॉडी से कहा था कि यनसुक काफी ज्यादा कमजोर है और वह अपना ध्यान खुद नहीं रख सकता है, तो इसीलिए यनसुक की यह बॉडी उसका ध्यान रखे। अब यनसुक बोलता है मैं तुम्हारा दोस्त इसीलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। यह सुनते ही डकहुआ गुस्से में बोलता है मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं दिखता और काफी ज्यादा गरीब हूँ। यनसुक बोलता है अमीर तो मैं भी नहीं हूँ, और यह बोलकर वह पानी लेने के लिए चला जाता है। अब यनसुक के जाते ही डकहुआ जीहो से बोलता है आखिर यह हम लूजर्स के साथ दोस्ती क्यों करना चाहता है। जीहो गुस्से में बोलता है लूजर तुम हो, मैं नहीं, तो मुझे खुद से कंपेयर मत करो। वहीं बैठे नामसोंग और उसके दोस्त यनसुक का मजाक उड़ा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं यह सच में बहुत गरीब है, इसके पास जूते तक खरीदने के पैसे नहीं। वही नामसोंग बोल रहा होता है एक दिन यह मेरे हत्थे चढ़ जाए, मैं इसे कुत्ते की तरह मारूंगा। वही होंगजे यह सब कुछ सुन रहा होता है। तभी वह उस जगह पर बर्ड नकल गैंग के उस पर्सन को कुछ और लोगों के साथ खड़ा देखता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वह लड़के एक गली में बैठे हुए होते हैं। तभी वह लड़का बोलता है तो क्या इस जगह पर हमारी मदद करने के लिए तुम ही आए हो? दूसरा पर्सन बोलता है वास्को ने अभी सभी को शांत रहने के लिए कहा है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी नहीं आया। तभी वह पर्सन बोलता है तुम्हें क्या लगता है हमें शांत बैठने के लिए वास्को ने कहा है? नहीं, वह वास्को के नहीं बल्कि बॉम्बजे के शब्द थे। तभी दूसरा पर्सन बोलता है बॉम्बजे को भले ही बाकी के सभी लोग वाइस कैप्टन समझते हो, पर हमने कभी भी उसे अपने गैंग का हिस्सा नहीं समझा। वह एक कायर है और हम इस गैंग में वास्को के लिए शामिल हुए थे, बॉम्बजे के लिए नहीं, इसीलिए हम यनसुक को जरूर मारेंगे। अब हमें दिखाया जाता है कि यनसुक अपने घर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे होंगजे दिखाई देता है और अब होंगजे यनसुक के पास आकर उसे एक बैग देता है, जिस बैग के ऊपर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ होता है। यनसुक बोलता है तो क्या यह मेरे लिए है? होंगजे हमें जवाब देता है। अब यनसुक उस बैग को खोलता है तो उस बैग के अंदर काफी महंगी चीजें होते हैं, जिसे देखकर यनसुक काफी हैरान हो जाता है और बोलता है तुमने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया, यह देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, पर इतनी महंगी चीजें मैं नहीं ले सकता हूँ।
होंगजे बोलता है वैसे भी मैं इन चीजों को फेंकने वाला था, तो अगर तुम्हें यह चीजें नहीं चाहिए तो तुम फेंक सकते हो। यह सुनकर यंसुक उन चीजों को लेने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं वह काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि पहली बार उसे किसी ने बर्थडे गिफ्ट दिया था। और अब वह आगे बोल ही रहा होता है कि तभी होंगजे अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। अब उसकी कार के हटते ही यंसुक देखता है कि वहां पर कई और सारे बैग रखे होते हैं और उन सभी बैग के अंदर काफी महंगी चीजें मौजूद होती है। दूसरी ओर हमें उस गली में उन लड़कों को दिखाया जाता है जिन्हें किसी ने काफी बुरी तरीके से मारा होता है। वहीं एक लड़का बोल रहा होता है आखिर होंगजे ने हम पर अटैक क्यों किया, आखिर हमारी उसके साथ क्या दुश्मनी है। अब हमें दिखाया जाता है कि यंसुक अपनी रियल बॉडी के अंदर होंगजे द्वारा दिए गए गिफ्ट को देख रहा होता है। वहीं वह सभी चीजें काफी ज्यादा महंगी होती है जिन्हें देखकर वह बहुत खुश होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन स्कूल में नामसोंग अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बना रहा होता है कि जैसे ही यंसुक क्लास में आएगा सभी लड़कियां उसे घेर लेंगी और उसी वक्त वह सभी लोग यंसुक से पूछेंगे कि आखिर उसके कपड़े किस ब्रांड के हैं। इससे सभी लड़कियों का ध्यान उसके कपड़ों पर जाएगा और उसके फटे हुए कपड़े देखकर उसके बाद कोई भी उससे बात नहीं करेगी। अब यंसुक क्लास के अंदर आता है तभी सभी लड़कियां उसे घेर लेती है और अब नामसोंग आगे बढ़ता है तभी वह देखता है कि यंसुक ने उस जगह पर ब्रांडेड कपड़े पहन रखे होते हैं और यह देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तभी हानल यंसुक के पास आती है और उससे बोलती है कि इन कपड़ों में वह काफी अच्छा लग रहा है और अब वह उससे पूछने लगती है कि आखिर उसने यह कपड़े कहाँ से खरीदे। यंसुक बोलता है मैंने यह खरीदे नहीं है बल्कि किसी ने मुझे गिफ्ट किए हैं। जो सुनते ही सभी लड़कियां उसे पूछने लगती है आखिर इतने महंगे कपड़े उसे किसने गिफ्ट किए। अब यंसुक होंगजे की ओर देखता है जिससे होंगजे घबरा जाता है, जो देखकर यंसुक बोलता है मेरे एक दोस्त ने। और अब यह सुनकर होंगजे को काफी अच्छा लगता है। अब हमें एक म्यूजिक कंपनी को दिखाया जाता है जहाँ पर हॉबिन ऑडिशन देने के लिए आया होता है। उसी जगह पर डकुआ भी मौजूद होता है जिसे देखते ही हॉबिन बोलता है सुअर आखिर तू इस जगह पर क्या कर रहा है, क्या तू भी ऑडिशन देने के लिए आया है। डकुआ हमें जवाब देता है और बोलता है कि मैं काफी अच्छी रैप लिखता हूँ। जो सुनते ही हॉबिन गुस्से में बोलता है मेरे सामने हीरो बनने की कोशिश मत कर। और अब हॉबिन को ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि हॉबिन डकुआ के लिखे हुए रैप को उस म्यूजिक ऑडिशन में गाता है और अब वह रैप वहां पर सभी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है। वहीं पर म्यूजिक कंपनी का ओनर हॉबिन से काफी ज्यादा खुश होता है और वह अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या इसके बाद हमें कोई और भी ऑडिशन लेना है। उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि हॉबिन के बाद एक और लड़का भी लाइन में लगा हुआ है। अब वह ओनर डकुआ के फॉर्म को देखता है और उसकी फोटो देखते ही वह उसे लेने से मना कर देता है। दूसरी ओर डकुआ एक कमरे में बैठा रैप की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी असिस्टेंट उस जगह पर आता है और डकुआ से बोलता है कि हमने इस जगह पर अपना सिंगर चुन लिया है तो तुम अब यहाँ से जा सकते हो। जो सुनते ही डकुआ उस पर्सन से रिक्वेस्ट करने लगता है कि उसे वह लोग इस जगह पर गाने का बस एक मौका दे, उन लोगों को उसका गाना जरूर पसंद आएगा। तभी ओनर उस जगह पर आता है और डकुआ से बोलता है कि हमें हमारा रैपर मिल चुका है तो तुम अगली बार ट्राई करना। वहीं हॉबिन डकुआ के लिखे गए रैप को गाकर उस जगह पर सिलेक्ट हो चुका होता है, जो देखकर डकुआ को बहुत बुरा लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि डकुआ बस में काफी उदास बैठा अपने घर की ओर जा रहा होता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि इस दुनिया में टैलेंट की कोई कदर नहीं है, सब लोग तुम्हें तुम्हारे लुक को देखकर जज करते हैं और मैं इस जगह पर चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न कर लूं, हमेशा मेरे साथ ही बुरा होता है। और अब वह अपनी फीलिंग्स को रैप में कन्वर्ट करके उस जगह पर लिखने लगता है। तभी चलती हुई बस अचानक से ही रुक जाती है जिससे डकुआ के पास खड़ी एक लेडी नीचे गिरने लगती है। अब यह देखकर डकुआ उस लेडी को वहां पर बैठने के लिए बोलता है पर वह लेडी डकुआ को देखते ही डर जाती है और डकुआ को भद्दा बोलते हुए वहां से चली जाती है। जो सुनकर बस में बैठे सभी लोग डकुआ का मजाक उड़ाने लगते हैं। वहीं यह सब सुनकर डकुआ को बहुत बुरा लग रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि डकुआ रात में सोने से पहले
उस जगह पर रैप लिख रहा होता है। वहीं बगल में ही उसकी दादी सो रही होती है। अब डकहुआ उन्हें देखते हुए बोलता है, अब आपको इस जगह पर बस कुछ दिनों और इंतजार करने की जरूरत है। मैं यहाँ पर आपके सभी सपने जरूर पूरा करूँगा। अब दिखाया जाता है कि अगले दिन स्कूल में एक जगह पर खड़ा डकहुआ स्कूल फेस्टिवल के एक पोस्टर को देख रहा होता है। तभी उस जगह पर यनसुक की एंट्री होती है और अब उसे देखते ही सभी लड़कियां उसकी तारीफ करने लगती है। तभी यनसुक डकहुआ को देखता है और उसके पास आते हुए उससे बोलता है कि तो तुम इस जगह पर अकेले खड़े होकर क्या कर रहे हो। अब यनसुक को डकहुआ से बात करते हुए देखकर वहाँ खड़ी लड़कियां आपस में बात करने लगती है कि यह डकहुआ जैसे लूजर के साथ बात क्यों कर रहा है। तभी दूसरी लड़की बोलती है, ऐसे नमूनों से दोस्ती करने के अपने ही कुछ फायदे होते हैं। इनसे दोस्ती करके तुम अपने जो चाहो वह काम इनसे करवा सकते हो। वहीं डकहुआ यह सब बातें सुन रहा होता है। अब डकहुआ गुस्से में यनसुक से बोलता है, आखिर तुम इस जगह पर मेरे दोस्त बनने का नाटक क्यों कर रहे हो, मुझसे दूर रहो। और यह बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। अब हमें वोकल क्लास में डकहुआ को दिखाया जाता है जो अपने सीट पर बैठा रैप लिख रहा होता है। तभी उस जगह पर हॉबिन डकहुआ को लात मारकर नीचे गिरा देता है और बोलता है, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि मेरे सामने हीरो बनने की कोशिश मत किया कर, और तू यह जो लिखता रहता है इसका कोई फायदा नहीं। इस जगह पर तेरी शक्ल ही इतनी गंदी है कि वह लोग तुझे ऑडिशन देने ही नहीं देंगे। और अब हॉबिन और उसके सभी दोस्त डकहुआ का मजाक उड़ाने लगते हैं। डकहुआ हॉबिन के पैर के नीचे से अपनी डायरी वापस लेने की कोशिश करता है। तभी हॉबिन उसे किक करके दूर फेंक देता है और बोलता है, अपनी औकात में रह। अब हमें दिखाया जाता है कि स्कूल खत्म होने के बाद डकहुआ स्कूल फेस्टिवल के पोस्टर के सामने खड़ा होता है। वहीं पोस्टर के नीचे एक सिंगिंग कंपटीशन का भी पोस्टर मौजूद होता है और अब डकहुआ उस सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए वहां का फॉर्म ले लेता है। अब डकहुआ स्कूल से वापस घर जा रहा होता है। तभी वह रास्ते में अपनी दादी को फूड स्टॉल लगाए हुए देखता है। डकहुआ को देखते ही उसकी दादी उससे पूछने लगती है, कहीं उसे भूख तो नहीं लगी, वह इस जगह पर बैठकर कुछ खा ले। डकहुआ मना कर देता है क्योंकि उसकी दादी उस फूड को बेचकर पैसे कमाती है, इसीलिए वह उस फूड को खाना नहीं चाहता था। तभी हॉबिन उस जगह पर अपने दोस्तों के साथ आ जाता है और डकहुआ को पकड़कर बोलता है, तो क्या तू इसी जगह पर रहता है। अब हॉबिन और उसके दोस्तों को देखकर डकहुआ की दादी को लगता है कि यह डकहुआ के दोस्त है और अब वह उन्हें देखकर उन्हें खाना ऑफर करती है, जो सुनते ही वह तीनों उस जगह पर बैठ जाते हैं और बुरी तरीके से खाना खाने लगते हैं और थोड़ी ही देर में वह स्टॉल में मौजूद पूरा खाना खा जाते हैं। वहीं वह आपस में बात कर रहे होते हैं, कहीं बाद में हमें इस खाने के पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे। हॉबिन बोलता है, डकहुआ की दादी हमें ट्रीट दे रही है तो हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं, तुम लोगों को जितना खाना है उतना खा सकते हो। वहीं खड़ा डकहुआ यह सब कुछ देख रहा होता है पर वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। और अब वह लोग पूरा खाना खत्म करने के बाद उस जगह से जाने लगते हैं। तभी डकहुआ की दादी उन्हें रोकती है और बचा हुआ खाना भी उनके लिए पैक कर देती है और बोलती है, अगर तुम्हें घर जाकर भूख लगे तो इसे खा लेना। और अब हॉबिन और उसके दोस्त वहाँ से जाते हुए बोलते हैं, दादी आपका खाना काफी ज्यादा अच्छा था, तो हम यह खाना खाने के लिए आते रहेंगे। और अब वह सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं जाते हुए वह उस पैक किए हुए खाने को फेंक देते हैं, जो देखकर डकहुआ को काफी बुरा लगता है। अब अगले दिन डकहुआ स्कूल आता है तो वह देखता है कि हॉबिन और उसके दोस्तों ने ब्लैक बोर्ड पर डकहुआ की दादी के खाने की काफी बुराई लिख रखी होती है। वहीं वह चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे होते हैं कि वह कभी भी डकहुआ के स्टॉल पर खाना खाने के लिए न जाए, उनका खाना सबसे घटिया होता है। वहीं डकहुआ यह सब एक जगह से खड़ा होकर देख रहा होता है। तभी हॉबिन उसके पास आते हुए बोलता है, रास्ते में क्यों खड़ा है मोटे, मेरे सामने से हट जा। और अब वह उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। अब दिखाया जाता है कि यनसुक कैंटीन में खाना ले रहा होता है। तभी वह देखता है कि हॉबिन और उसके दोस्त वहाँ पर डकहुआ को बुरी तरीके से मारते हुए बुली कर रहे होते हैं और हॉबिन डकहुआ को इसीलिए मार रहा होता है क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि डकहुआ भी स्कूल फेस्टिवल के सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है। और अब वह डकहुआ के एप्लीकेशन फॉर्म को फाड़ देता है और बोलता है कि तू मुझसे बराबरी करने की कोशिश मत कर, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। वहीं खड़ा यनसुक यह सब कुछ देख रहा होता है। तभी जीहो बोलता है, यनसुक तुमसे दोस्ती होने से पहले सभी लोग मुझे भी इसी तरह ट्रीट किया करते थे,
वहीं खड़ा यंसुक सोच रहा होता है, मैं इस स्कूल में इसीलिए आया था क्योंकि दूसरे स्कूल में मेरी भी यही हालत थी, और इस जगह पर आकर मुझे पता चला कि हर जगह पर ऐसे कमीने इंसान मौजूद होते हैं जिन्हें कमजोरों को परेशान करने में मजा आता है। अब हॉबिन डकुआ को मारते हुए उसके लिए खाना लाने के लिए बोलता है। डकुआ चुपचाप उनके लिए खाना लेकर आता है और अब वह उसे मारते हुए पानी लाने के लिए भेज देता है। और अब जैसे ही डकुआ हॉबिन के पास पानी लेकर आता है, हॉबिन उसे नीचे गिरा देता है और उसकी बेइज्जती करने लगता है। अब यह देखकर यंसुक के सब्र का बांध टूट जाता है और वह अपनी प्लेट जीहो को देते हुए बोलता है, मैं 2 मिनट में वापस आया। वहीं हॉबिन डकुआ को बुरी तरीके से मार रहा होता है। तभी यंसुक उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। अब उसे देखते ही हॉबिन बोलता है, आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो? अब यंसुक अपने बगल में देखता है तो उसके साथ होंगजे भी खड़ा होता है। तभी हॉबिन के दोस्त बोलते हैं, यंसुक हमने तुझसे पहले क्या कहा था, अगर अगली बार तू हमारे सामने आया तो हम तुझे बुरी तरीके से मारेंगे, तो अब पिटने के लिए तैयार हो जा। तभी जिनसोंग भी आकर यंसुक के साथ खड़ा हो जाता है और बोलता है, चलो फिर देखते हैं इस जगह पर कौन पिटने वाला है। तभी मिजिन बोलती है, जिनसोंग आखिर तुम क्या कर रहे हो? जिनसोंग बोलता है, तुम परेशान मत हो, मैं इस जगह पर फाइट नहीं करूंगा। यंसुक बोलता है, हॉबिन मैं इस जगह पर डकुआ को अपने साथ ले जा रहा हूँ, तो क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? तभी हॉबिन बोलता है, क्या तुझे पता है कि तू इस जगह पर कितनी बड़ी गलती कर रहा है? तभी वहाँ पर वास्को की एंट्री होती है जो बोलता है, हॉबिन क्या तुझे पता है कि तू किसके सामने खड़ा है? अब वास्को को देखते ही हॉबिन ठंडा पड़ जाता है और बोलता है, वास्को मैंने सुना था कि तुझे काफी ज्यादा चोट लगी है, इसीलिए तू अपने घर पर आराम कर रहा है, तो आखिर तू स्कूल कब आया? वहीं यंसुक वास्को को देखकर सोच रहा होता है, कहीं यह इस जगह पर मुझसे बदला लेना तो नहीं चाहता है। तभी वास्को अपना फोन बॉम्जे को दे देता है और बोलता है, पिछली बार फाइट में मेरी फोन की स्क्रीन टूट गई थी और इसे ठीक करवाने में मेरे काफी पैसे लग गए, तो मैं नहीं चाहता कि इस बार भी मेरे फोन के साथ वही हो। अब वास्को हॉबिन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, चल फिर फाइट स्टार्ट करते हैं, तुझे इस जगह पर फाइट करने की कुछ ज्यादा ही खुजली है। अब वास्को को अपने सामने देखकर हॉबिन की बोलती बंद हो जाती है और वह गुस्से में अपने पास रखे टेबल पर लात मारकर उस पर रखा खाना गिरा देता है और बोलता है, मुझे पिटने का कोई शौक नहीं है, पर मैं अपनी यह बेइज्जती नहीं भूलूंगा। और यह बोलते हुए वह वहां से चला जाता है। अब यंसुक वास्को और जिनसोंग को एक साथ देखकर वहां मौजूद सभी लोग काफी हैरान होते हैं और बोलने लगते हैं, अगर यह तीनों इस जगह पर एक साथ है तो इनका सामना कोई भी नहीं कर सकता है। अब यंसुक पिछली बार के लिए वास्को से माफी मांगने लगता है। तभी वास्को बोलता है, आखिर तू डकुआ को बचाने के लिए आगे क्यों आया? यंसुक बोलता है, मैं बस इसकी मदद करना चाहता था। वास्को बोलता है, तो अच्छा, तू यह दिखाना चाहता है कि तू एक नाइस पर्सन है, तो आखिर उस दिन तू अपने रूममेट को अपने दोस्तों से क्यों पिटवा रहा था? और अब वास्को यंसुक पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, जो देखकर यंसुक डर जाता है। तभी बॉम्जे बीच में आ जाता है और वास्को को शांत करने लगता है। अब वास्को यंसुक के पास जाते हुए बोलता है, आज तो तू बच गया, पर अगली बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और यह बोलता हुआ वह वहां से चला जाता है। वहीं जिनसोंग को डकुआ की मदद करता हुआ देखकर मिजिन को काफी अच्छा लगता है। तभी कई सारी लड़कियां यंसुक को घेर लेती है और उसकी तारीफ करने लगती है। अब यंसुक डकुआ के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, पर डकुआ बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। अब यंसुक वहां पर पड़ा हुआ डकुआ का एप्लीकेशन फॉर्म उठाकर देखता है, जो बुरी तरीके से फट चुका होता है, और अब वह उसे उठाकर अपने साथ ले आता है। अब हमें दिखाया जाता है कि यंसुक अपनी रियल बॉडी में अपने दुकान में मौजूद होता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि मेरी नई बॉडी की वजह से स्कूल में मुझे कोई भी बुली नहीं कर रहा है, पर असल बात तो यह है कि मैं आज भी एक लूजर हूँ। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन यंसुक स्कूल के गेट पर खड़ा होता है। वहीं पूरे स्कूल में यह बात फैल चुकी होती है कि कल फाइट के दौरान यंसुक से डरकर जिन हॉबिन वहां से भाग गया था। वहीं खड़ा यंसुक सोच रहा होता है, भले ही इस नई बॉडी की वजह से मैं काफी ज्यादा स्मार्ट और पावरफुल बन गया हूँ, पर असलियत में तो मैं आज भी काफी ज्यादा कमजोर हूँ। तभी उस जगह पर डकुआ आता है। अब डकुआ को देखते ही यंसुक उसे उसका एप्लीकेशन फॉर्म देता है। तभी डकुआ गुस्से में बोलता है, यह नाटक करना बंद करो, मुझे पता है कि स्कूल का हीरो बनने के लिए तुम यह सब कुछ कर रहे हो। तुम हमेशा बोलते हो कि तुम मेरी तरह हो, पर हम दोनों बिल्कुल अलग हैं। मैं जानता हूँ कि तुम भी इस जगह पर मेरा फायदा उठाना चाहते हो, जिस तरीके से हॉबिन ने उठाया।
वह मेरे लिखे गए रैप की वजह से सिलेक्ट हो गया, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी लाइफ में मेहनत करता रहूंगा और तब तक मेहनत करूंगा जब तक मैं कामयाब ना हो जाऊं, और एक दिन मैं भी इस जगह पर एमिनेम की तरह फेमस स्टार बनूंगा। यंसुक बोलता है, आखिर यह एमिनेम कौन है? डकुआ उसे बताता है कि एमिनेम दुनिया का बेस्ट रैपर है। लोग हमेशा उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे और उसे परेशान करते थे, पर आज वह इस जगह पर एक सुपरस्टार बन चुका है। और यह बोलता हुआ डकुआ वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर वोकल क्लास में हॉबिन अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ डिस्कस कर रहा होता है कि आखिर म्यूजिक कंपटीशन में वह क्या करेगा। तभी हॉबिन बोलता है, मैं और जॉन्की इस कंपटीशन में एक साथ पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और अगर हम दोनों इस जगह पर एक साथ हो तो हमें कोई भी नहीं हरा सकता है। और तो और म्यूजिक कंपनी का ओनर भी मुझे सपोर्ट कर रहा है, तो हमारा जीतना इस जगह पर तय है। दूसरी ओर डकुआ उन सभी लोगों की बात को इग्नोर करता हुआ अपने सीट पर बैठा रैप लिख रहा होता है, और यह देखकर हॉबिन को काफी गुस्सा आता है। अब दिखाया जाता है कि स्कूल के बाद हॉबिन अपने दोस्तों के साथ मिलकर डकुआ को बुरी तरीके से मारता है और बोलता है, आज इस जगह पर तुझे बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। और अब वह डकुआ की डायरी को फाड़ देता है और बोलता है, तू मेरी बराबरी कभी नहीं कर पाएगा। और अब वह अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर क्लास साफ करने की ड्यूटी आज यंसुक की होती है, और सभी के क्लास से जाने के बाद यंसुक अपने क्लास को साफ करने लगता है। वहीं पर यंसुक सोच रहा होता है कि स्कूल फेस्टिवल में म्यूजिक कंपटीशन भी है और क्लास के सभी लोग मुझे उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बोल रहे हैं, पर क्या मैं यह कर पाऊंगा? घर पर अकेले में मैं वैसे ही गुनगुनाता रहता हूँ, पर मैं लोगों के सामने गाने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। और अब उसे याद आता है कि पिछले स्कूल में जब भी उसके बुली उसे परेशान किया करते थे, वह घर वापस आने के बाद गाना गाया करता था, जिससे उसे अच्छा फील होता था। वहीं उसके गाने को सुनकर उसकी मॉम हमेशा कहा करती थी कि वह एक अच्छा सिंगर बन सकता है। और अब अपनी मॉम के बारे में याद करके यंसुक को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जब वह अपनी मॉम के साथ रहता था तब उसने मॉम की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं की। दूसरी ओर डकुआ की हालत काफी ज्यादा खराब होती है और वह सोच रहा होता है, भले ही इस जगह पर मैं कितनी भी मेहनत क्यों न कर लूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता है, मैं कभी भी एमिनेम नहीं बन सकता हूँ। दूसरी ओर यंसुक डकुआ के उस फॉर्म को देख रहा होता है, और अब उसे याद आता है कि इस जगह पर सभी ने हमेशा डकुआ का फायदा ही उठाया है, जिस बारे में सोचकर उसे बहुत बुरा लगता है। और अब वह अपने दुख को कम करने के लिए उस जगह पर गाना गाने लगता है। अब यंसुक के गाने की आवाज डकुआ सुनता है। वहीं यंसुक की आवाज में काफी ज्यादा दर्द होता है, जिसे सुनकर डकुआ उसकी ओर खिंचा चला आता है। और अब वह क्लास में आकर देखता है कि वह गाना यंसुक गा रहा होता है, जो देखकर वह काफी हैरान होता है। अब डकुआ को देखते ही यंसुक काफी घबरा जाता है। वहीं यंसुक का गाना सुनने के बाद डकुआ की आंखों में आंसू होते हैं। तभी यंसुक डकुआ को उसका एप्लीकेशन फॉर्म देता है। अब डकुआ यंसुक से पूछता है कि क्या यंसुक उसके साथ म्यूजिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा। यह सुनकर यंसुक को काफी अजीब लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में डकुआ बोल रहा होता है, पार्क यंसुक हमारे स्कूल का सबसे फेमस लड़का, उसकी हाइट भी काफी ज्यादा लंबी है और वह देखने में भी काफी ज्यादा अच्छा है, यहाँ तक कि वह बहुत अमीर भी है। और स्कूल में आते ही वह स्कूल का हीरो बन गया। और तो और मैं यह देखकर काफी हैरान था कि वह इतना अच्छा गाना गाता है, और आज वह मेरे घर पर सिंगिंग प्रैक्टिस करने के लिए आया है। अब यंसुक डकुआ को उसे अपने घर बुलाने के लिए थैंक्स करता है। वहीं डकुआ काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है, क्योंकि वह सोच रहा होता है कि यंसुक काफी अमीर है और उसने यंसुक को अपने घर बुलाया है। और तो और मेरा घर एक स्लम एरिया में मौजूद है, तो पता नहीं वह मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। और अब वह घबराते हुए जल्दी जल्दी अपने घर में फैले हुए न्यूज़पेपर को हटाने लगता है। तभी यंसुक बोलता है, डकुआ आखिर तुमने दिन में लाइट ऑन क्यों कर रखा है? और यह बोलता हुआ वह लाइट बंद कर देता है और बोलता है, तुम दिन में लाइट बंद रख सकते हो, इससे तुम्हारा बिजली बिल काफी बचेगा। और अब वह वहाँ पर फैले हुए न्यूज़पेपर को एक जगह पर इकट्ठा करते हुए बोलता है, तुम्हें इन न्यूज़पेपर्स को संभाल कर रखना चाहिए और इन्हें कपड़ों और जूतों के बीच रखने से हवा में ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। यह सुनकर डकुआ काफी हैरान होता है और बोलता है, तुम्हें इन सब चीजों के बारे में कैसे पता है?
यंसुक बोलता है मैंने अपनी मॉम को हमेशा यह करते हुए देखा है और उन्हीं को देखकर मैंने यह सब कुछ सीख लिया। अब यंसुक का नेचर देखकर डकुआ को काफी अच्छा लगता है। तभी यंसुक उससे पूछता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है मैं इस जगह पर गाना गा सकता हूँ? डकुआ बोलता है हाँ तुम जरूर गाना गा सकते हो, और जब मैंने पहली बार तुम्हें गाते हुए सुना था तो मैं तुम्हारी आवाज को सुनकर काफी ज्यादा हैरान था और मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने गाने से पूरे स्कूल को हिला दोगे और मेरी रैपिंग भी अच्छी है। तो अगर हम दोनों इस जगह पर मिलकर काम करें तो हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। अब डकुआ यंसुक को उस गाने का बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाता है जिसे यंसुक स्कूल में गा रहा था, और अब वह यंसुक से पूछता है कि आखिर उसे यह गाना कहाँ से मिला। अगर यंसुक उसे इस बारे में बता दे तो वह इस गाने को और भी अच्छी तरीके से डेवलप कर सकता है। यंसुक बोलता है मुझे नहीं पता और मुझे यह भी याद नहीं कि मैंने इस गाने को कहाँ से सुना था। बस जब भी मैं दुखी होता हूँ अपने आप ही इस गाने को गाता चला जाता हूँ और टाइम के साथ साथ यह गाना अपने आप ही बनता चला गया। अब यंसुक उस मेलोडी को पूरा सुनता है और तभी वह देखता है कि आगे चलकर मेलोडी चेंज हो जाती है, जिस बारे में वह डकुआ से पूछता है। डकुआ उसे बताता है कि यंसुक का गाया हुआ गाना बहुत छोटा था, इसीलिए उसने इस गाने में कुछ चेंजेस किए हैं, जो देखकर यंसुक काफी हैरान होता है और पूछता है तो क्या तुम कंपोज भी करते हो? और अब यंसुक उस पूरी मेलोडी को सुनकर काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है क्योंकि डकुआ ने उसे काफी ज्यादा अच्छा बना दिया होता है। डकुआ बोलता है यह तो कुछ भी नहीं, एक बार हम इस जगह पर अपने गाने को कंप्लीट कर ले, जिसके बाद मैं इसे और भी अच्छी तरीके से कंपोज कर सकता हूँ। वहीं पर डकुआ का टैलेंट देखकर यंसुक काफी हैरान होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि प्रैक्टिस करने के बाद यंसुक अपने घर की ओर जा रहा होता है। वहीं वह डकुआ से माफी मांगता हुआ बोल रहा होता है कि मैं थोड़ी देर और प्रैक्टिस करना चाहता था पर मुझे अपने पार्ट टाइम जॉब पर भी जाना है। डकुआ बोलता है मैं यह देखकर सच में बहुत हैरान हूँ, तुम इतने ज्यादा अमीर हो पर फिर भी पार्ट टाइम जॉब करते हो। यंसुक बोलता है एक्चुअली मैं अकेला रहता हूँ और अपना खर्चा खुद उठाता हूँ, जिस वजह से मुझे पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता है। डकुआ बोलता है तो फिर ठीक है, हम स्कूल में लंच टाइम के दौरान अपनी प्रैक्टिस किया करेंगे। तभी डकुआ देखता है कि यंसुक को वहाँ पर भूख लगी होती है, जो देखकर वह यंसुक से माफी मांगने लगता है और बोलता है कि तुम मेरे घर पर आए पर मैंने तुम्हें खाने के लिए भी नहीं पूछा, इसके लिए मुझे माफ कर दो। यंसुक बोलता है कोई बात नहीं। तभी रास्ते में डकुआ को उसकी दादी मिलती है, जो यंसुक और डकुआ को उसके पास बुलाती है और अब वह डकुआ से पूछती है कि क्या यह तुम्हारा दोस्त है? अब यंसुक डकुआ की दादी को ग्रीट करता हुआ उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है। यह देखकर डकुआ की दादी काफी ज्यादा खुश होती है और अब वह यंसुक को वहाँ पर खाने के लिए ऑफर करती है, जो सुनते ही डकुआ परेशान हो जाता है और उसे याद आने लगता है कि पिछली बार किस तरह हॉबिन और उसके दोस्तों ने उनका बेचे जाने वाला खाना पूरा खत्म कर दिया था। यहाँ तक कि बचा हुआ खाना भी वह अपने साथ ले गए और रास्ते में उन्होंने उसे फेंक दिया। और यह सब याद करके वह सोचने लगता है कहीं यंसुक भी तो उसके साथ ऐसा ही नहीं करेगा। पर तभी यंसुक दादी को थैंक्स करते हुए बोलता है कि मैं अभी अभी खाना खाकर आया हूँ, इसीलिए मैं अभी कुछ नहीं खा सकता। और अब वह डकुआ को बाय करता हुआ वहाँ से चला जाता है और यह देखकर डकुआ काफी हैरान होता है। वहीं उसकी दादी काफी ज्यादा खुश होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि हॉबिन उस म्यूजिक कंपनी में बैठा हुआ होता है। वही म्यूजिक कंपनी के ओनर ने हॉबिन को स्कूल फेस्टिवल में गाने के लिए एक फेमस कंपोजर से उसका गाना बनवाया होता है, जो देखकर हॉबिन काफी ज्यादा खुश होता है। तभी कंपनी का ओनर बोलता है अगर तुम्हारे स्कूल फेस्टिवल में सभी लोगों को तुम्हारा गाना पसंद आया तो यही गाना तुम्हारा फर्स्ट डेब्यू सॉन्ग होगा। जो सुनते ही हॉबिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अगर वह उस म्यूजिक कंपटीशन में जीत गया तो यह म्यूजिक कंपनी का ओनर उसका पहला गाना रिलीज करेगा, जिसके बाद वह यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस हो जाएगा। दूसरी ओर स्कूल में लंच टाइम के दौरान डकुआ यंसुक को अपना लिखा हुआ गाना दिखाता है और अब वह गाना यंसुक को काफी ज्यादा पसंद आता है और अब वह दोनों वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। अब उन दोनों को एक साथ गाते हुए देखकर वहाँ बैठा जीहो काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है तुम दोनों सच में कमाल के हो। वही डकुआ भी काफी खुश होता है और बोल रहा होता है कि स्टार्टिंग में मुझे लगा कि तुम इस गाने के साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, पर तुमने इस जगह पर सच में कमाल कर दिया। और अब डकुआ यंसुक से बोलता है कि उसे अब 2 हफ्तों के अंदर ही इस गाने को अच्छे से याद करना होगा क्योंकि 2 हफ्ते के बाद ही म्यूजिक फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है।
साथ ही साथ वह बोलता है कि यंसुक इस गाने की ज्यादा प्रैक्टिस ना करे, इससे उसके वोकल कॉर्ड्स खराब हो सकते हैं। यंसुक बोलता है ठीक है, मैं इस जगह पर अपनी पूरी मेहनत करूंगा। और अब वह दोनों डेली प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि यंसुक, डकुआ और जिहो एक साथ स्कूल से घर जा रहे होते हैं। वहीं यंसुक का वोकल कॉर्ड दर्द कर रहा होता है, जो देखकर डकुआ उससे पूछता है कि कहीं इस जगह पर यंसुक कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिस तो नहीं कर रहा है। यंसुक के वोकल कॉर्ड्स काफी ज्यादा नाजुक है, तो उसे अपने आप को ज्यादा फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं, वरना उसकी आवाज खराब हो सकती है। यंसुक बोलता है ठीक है, मैं इसका ध्यान रखूंगा। अब दिखाया जाता है कि यंसुक अपने घर में बैठा अपनी रियल बॉडी को देख रहा होता है और अब उसे डकुआ की बातें याद आती है, जिसमें डकुआ उसे बोल रहा होता है कि यंसुक उससे बिल्कुल अलग है। और अब उसे याद आता है कि पहले वह अपनी मॉम को किस तरह ट्रीट किया करता था और सभी गलतियों का जिम्मेदार अपनी मॉम को ही ठहराया करता था। और अब वह सोचने लगता है डकुआ के घर की हालत मुझसे भी ज्यादा खराब है, मेरी ही तरह सभी लोग उसे बुली करते हैं, पर उसने आज तक कभी हार नहीं मानी। मैं जहाँ सभी चीजों का जिम्मेदार अपनी मॉम को ठहराता रहा, वहीं डकुआ ने सभी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पर ले रखी है। मैंने हमेशा अपने प्रॉब्लम से दूर भागना चाहा, पर डकुआ उसने प्रॉब्लम का सामना किया और वह मुझसे कहीं ज्यादा टैलेंटेड है। डकुआ ने उस दिन बिल्कुल ठीक कहा था, हम दोनों बिल्कुल भी एक जैसे नहीं हैं। तो मैं इस जगह पर डकुआ की मदद जरूर करूंगा। और अब वह वहाँ पर गाने की प्रैक्टिस करने लगता है, पर तभी उसके गले में दर्द होने लगता है, जिससे वह वहाँ पर रुक जाता है। अब यंसुक अपनी रियल बॉडी में अपने दुकान पर काम करने के लिए आ जाता है। वहीं वह उस गाने को देखता हुआ याद कर रहा होता है और अब वह उस गाने को गाने की कोशिश करता है और नोटिस करता है कि अब उसके गले में दर्द नहीं हो रहा है। और अब उसे समझ में आता है कि उसकी नई बॉडी में वह लगातार प्रैक्टिस किए चला जा रहा था, जिस वजह से उसके गले में दर्द होने लगा। पर उसकी पुरानी बॉडी में इस जगह पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो वह अपनी इस बॉडी के साथ यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकता है। और अब वह अपनी रियल बॉडी में प्रैक्टिस करने लगता है। तभी दुकान के अंदर वह खूबसूरत लड़की आती है और वह यंसुक से बोलती है तो क्या तुम आज गाने की प्रैक्टिस कर रहे हो। यंसुक घबराते हुए उस लड़की से माफी मांगने लगता है और अब वह उसका बिल बनाता है। वहीं वह लड़की बोल रही होती है तुम्हारी आवाज सच में काफी ज्यादा अच्छी है। और अब वह यंसुक को एक पिल देते हुए बोलती है कि इस पिल को खाने से तुम्हारे गले में दर्द नहीं होगा और तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। और अब वह लड़की यंसुक को गुड लक बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद यंसुक उन पिल्स को खाकर वहाँ पर अपने गाने की प्रैक्टिस करने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में यंसुक और डकुआ अपना गाना रिकॉर्ड करके सुनते हैं और तभी डकुआ बोलता है यंसुक मैंने तुमसे कहा था ना कि इस जगह पर तुम्हें ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। यंसुक बोलता है क्या मुझसे कोई गलती हो गई है। डकुआ बोलता है मैं जानता हूँ इस जगह पर तुम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो। यंसुक बोलता है नहीं मैंने इस जगह पर बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की। वहीं वह सोच रहा होता है मैंने इस बॉडी में प्रैक्टिस नहीं की बल्कि मैंने अपनी दूसरी बॉडी में प्रैक्टिस की है। तभी डकुआ बोलता है यंसुक तुम सच में एक जीनियस हो, बस 2 दिन के अंदर ही तुमने इस गाने को पूरी तरीके से याद कर लिया और यहाँ पर तुम मेलोडी के साथ अपनी आवाज को भी मैच कर पा रहे हो, यह सच में कमाल की बात है। वहीं बैठा जिहो उन दोनों को ही काफी हैरानी से देख रहा होता है। अब स्कूल खत्म होने के बाद यंसुक अपने घर की ओर चला जाता है। वहीं डकुआ और जिहो एक जगह पर खड़े आपस में बात कर रहे होते हैं। यंसुक सच में जीनियस है, वह हर काम में परफेक्ट है। तभी उस जगह पर हॉबिन अपने साथियों के साथ आ जाता है और डकुआ से पूछता है मुझे पता चला कि तुम यंसुक के साथ म्यूजिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हो। डकुआ बोलता है तो क्या हुआ। यह सुनते ही हॉबिन को गुस्सा आ जाता है और वह बोलता है कि इस जगह पर तेरी हिम्मत सच में काफी ज्यादा बढ़ गई है। और अब वह जिहो और डकुआ को पकड़कर एक गली में लेकर जाता है और डकुआ को बुरी तरीके से मारता है। और अब वह जिहो को पकड़कर बोलता है तू भी डकुआ को मार वरना इस जगह पर मैं तुझे मारूंगा। यह सुनकर जिहो काफी ज्यादा डर जाता है और वह डकुआ को मारने के लिए अपना हाथ उठाता है, पर वह डकुआ को नहीं मारना चाह रहा होता है। तभी हॉबिन के पास उस म्यूजिक कंपनी के ओनर का फोन आता है, जो देखकर वह अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है और बोलता है कि मैं कल तुमसे निपटूंगा। अब उन लोगों के वहाँ से जाते ही जिहो डकुआ से माफी मांगता है। डकुआ बोलता है आखिर तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो, उनके बोलने के बाद भी तुमने मुझे नहीं मारा। जिहो बोलता है मैं इस जगह पर सबसे बड़ा लूजर हूँ। अब हमें दिखाया जाता है कि यंसुक अपने रियल बॉडी में मौजूद
अपनी दुकान को साफ कर रहा होता है। तभी दुकान के अंदर जीहो और डकुआ आते हैं। अब डकुआ अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि जीहो इस जगह पर तुमसे कुछ बात करना चाहता है, पर वह यहाँ अकेले आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मैं इसके साथ आया हूँ। वहीं खड़ा यंसुक सोच रहा होता है, हाँ मैं तो भूल ही गया था कि मैं इस बॉडी में डकुआ से पहली बार मिल रहा हूँ। और अब वह उन दोनों से बात करने के लिए दुकान के बाहर एक जगह पर आता है। अब जीहो बोलता है, मेरी इस जगह पर अकेले आने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसीलिए मैं डकुआ को अपने साथ लेकर आया। क्या तुम्हें याद है कि कुछ लड़कों ने मुझे तुम्हारे दुकान से चार्जर चुराने के लिए भेजा था और फिर उन्होंने मुझे मारने की धमकी देकर तुम्हें मेरे हाथों से पिटवाया भी था। सच कहूँ तो बचपन से ही वह लड़के मुझे बुली करते हुए आ रहे हैं, इसीलिए न चाहते हुए भी उस दिन मुझे तुम्हें मारना पड़ा। यंसुक बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मुझे उस बात का बुरा नहीं लगा, वह करना तुम्हारी मजबूरी थी। जीहो बोलता है, मैं इस स्कूल में इसीलिए आया था क्योंकि मुझे फैशन में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, पर मैंने कभी भी यह नहीं सोचा था कि इस स्कूल में ऐसे लोग भी मौजूद होंगे। डकुआ बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं भी एक रैपर बनना चाहता था, इसीलिए मैंने यहाँ पर वोकल क्लास को ज्वाइन किया। तभी यंसुक बोलता है, हम तीनों एक जैसे हैं, पिछले स्कूल में लोग मुझे भी बुली किया करते थे और अब वह तीनों एक दूसरे से वहाँ पर बात करने लगते हैं और एक दूसरे को बताने लगते हैं कि उन्हें आज तक बुलीज ने किस किस तरीके से बुली किया है। अब यंसुक उन दोनों को अपने बुली होने की कहानी सुनाता है, जो सुनकर जीहो और डकुआ की भी हालत खराब हो जाती है। तभी जीहो बोलता है, वैसे जब से यंसुक हमारे स्कूल में आया है, इस जगह पर धीरे धीरे सब कुछ चेंज होने लगा है। पहले मुझे लगा था कि वह भी दूसरों की ही तरह है और वह भी अब कमजोरों को यहाँ पर बुली करेगा, पर उसकी वजह से यहाँ पर जिनसोंग सुधर गया। तभी डकुआ बोलता है, जब यंसुक ने मुझसे दोस्ती करने की कोशिश की थी तब मुझे लगा था कि वह भी हॉबिन की तरह मेरा फायदा उठाना चाहता है, पर यंसुक सच में एक अच्छा इंसान है और अब मुझे लग रहा है कि यंसुक बिल्कुल मेरी ही तरह है। अभी उस जगह पर वास्को आ जाता है और बोलता है, तो क्या तुम तीनों सच बोल रहे हो? अब वास्को को देखते ही वह तीनों डर जाते हैं और अब डकुआ वास्को को थैंक्स करने लगता है। तभी वास्को बोलता है, मैंने इस जगह पर जो पूछा है मुझे उसका जवाब दो, क्या सच में यंसुक एक अच्छा इंसान है? अब डकुआ और जीहो हमें जवाब देते हैं और बोलते हैं कि वह एक अच्छा इंसान है और हमेशा हमारी मदद करता है। तभी वास्को यंसुक से बोलता है, पर मैंने उसे तुम्हारी मदर से पैसे लेते हुए देखा था, वह वहाँ पर झूठ बोलकर तुम्हारी मदर से पैसे ऐंठ रहा था। अब यह सुनकर यंसुक को सब कुछ समझ में आ जाता है और वह बोलता है कि नहीं, उस दिन उसने मेरी मदर से कोई भी झूठ नहीं बोला था, उस दिन मेरी मदर ने उसे बस कॉफी के पैसे दिए थे। अब यह सुनकर वास्को को भी सब कुछ समझ में आ जाता है और अब वह उन तीनों को थैंक्स करते हुए बोलता है, मैं इतने दिनों से यंसुक को गलत समझ रहा था, पर अब मैं यहाँ पर सब कुछ अच्छे से समझ गया हूँ और तुम तीनों, तुम्हें इस जगह पर ट्रेनिंग करनी चाहिए। ट्रेनिंग करके तुम पावरफुल बन सकते हो, जिसके बाद कोई भी तुम्हें कभी भी बुली नहीं करेगा और अगर तुम चाहो तो ट्रेनिंग करने के लिए मेरे पास आ सकते हो। और यह बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन स्कूल में डकुआ अपने पूरे गाने की मेलोडी बनाकर लाया होता है और अब यंसुक उस मेलोडी के साथ अपने गाने को गाता है, जो देखकर डकुआ और जीहो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और अब डकुआ और जीहो यंसुक की तारीफ करते हुए बोलने लगते हैं कि वह सच में एक बहुत बड़ा जीनियस है और उसने 10 दिन के अंदर ही इस गाने को अच्छे से मास्टर कर लिया। वहीं खड़ा यंसुक सोच रहा होता है, पिछले 10 दिनों से मैं दोनों बॉडीज में लगातार प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसी वजह से मैं इस गाने को इतनी अच्छी तरीके से याद कर पाया हूँ। वहीं पर डकुआ ने अपना रैप भी लिखकर तैयार कर लिया होता है और अब वह वहाँ पर काफी ज्यादा खुश होता है। दूसरी ओर हॉबिन और जॉन्की भी अपने गाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वहीं उस म्यूजिक कंपनी का ओनर उनका गाना सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है और बोल रहा होता है कि उनका यह गाना जरूर हिट होगा, जिसके बाद उन दोनों के पास किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। अब जॉन्की हॉबिन से पूछता है कि आखिर उनका परफॉर्मेंस कब है। हॉबिन उसे बताता है कि वह सेकंड लास्ट परफॉर्म करने वाले हैं, जो सुनकर जॉन्की बोलता है वह लास्ट में परफॉर्म करना चाहता था, जिससे सभी लोग उनके गाने को ध्यान से सुनते।
हॉबिन बोलता है इससे किसे फर्क पड़ता है, हमारा गाना इस जगह पर बेस्ट है तो हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। और तो और डकुआ और यंसुक इस जगह पर लास्ट में परफॉर्म कर रहे हैं, पर मैं जानता हूँ कि इस जगह पर क्या होने वाला है। डकुआ यंसुक के लुक्स का फायदा उठाकर इस कंपटीशन में जीतना चाहता है, पर उनके परफॉर्मेंस के बाद उनकी काफी ज्यादा बेइज्जती होगी, जिसके बाद मैं यंसुक को छोड़ूंगा नहीं। दूसरी ओर यंसुक और डकुआ भी अपने गाने की प्रैक्टिस में लगे हुए होते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्कूल फेस्टिवल का दिन दिखाया जाता है और तभी स्कूल के सामने एक कार आकर रुकती है, जिस कार के अंदर वही खूबसूरत लड़की बैठी हुई होती है। अब वहाँ मौजूद सभी लोग उस कार और उस लड़की को देखकर काफी हैरान होते हैं और उनकी तारीफ करने लगते हैं। अब वह लड़की स्कूल में जाकर वहाँ के फेस्टिवल को देखने लगती है, पर उसे उस जगह पर कुछ भी पसंद नहीं आ रहा होता है। अब दिखाया जाता है कि फेस्टिवल में सभी लोगों ने अपने अपने स्टॉल लगा रखे होते हैं। वही हानल और मिजिंग ने क्लोथिंग स्टॉल लगा रखा होता है। जिनसंग और उसके साथियों ने बॉक्सिंग स्टॉल लगा रखा होता है और इस जगह पर 1000 वॉन देकर कोई भी जिनसंग के साथ बॉक्सिंग मैच कर सकता है और अगर उसने 1 मिनट के अंदर जिनसंग को एक पंच कर दिया तो उसे 10,000 वॉन मिलेंगे। पर उस जगह पर जिनसंग को कोई भी हिट नहीं कर पाता है। वहीं वह खूबसूरत लड़की भी जिनसंग को फाइट करते हुए देख रही होती है। अब वह बुलीज उस लड़की को देखते ही उसके पास आकर उससे फ्लर्ट करने लगते हैं। तभी उस लड़की के साथ मौजूद पर्सन उन्हें गुस्से में देखता है, जिससे वह सभी लोग डर जाते हैं और अब वह लड़की उन्हें इग्नोर करते हुए वहां से आगे चली जाती है और इस पर्सन का नाम गन है। वहीं डकुआ और यंसुक म्यूजिक कंपटीशन के स्टेज के सामने खड़े होते हैं और उस स्टेज को देखकर यंसुक काफी नर्वस फील कर रहा होता है, जो देखकर डकुआ उसे शांत करता है। दूसरी ओर वास्को ने आर्म रेसलिंग का स्टॉल लगा रखा होता है और 5000 वॉन देकर कोई भी उससे आर्म रेसलिंग कर सकता है और अगर वास्को हार गया तो वह उस पर्सन को 10,000 वॉन देगा। पर वास्को काफी आसानी से अपने सभी ओपोनेंट्स को हरा देता है। तभी वहां पर खड़े यंसुक की नजर उस खूबसूरत लड़की पर पड़ती है और अब वह उस लड़की से बात करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वह लड़की वहां से आगे निकल जाती है। तभी वास्को यंसुक को देखता है और वह उसके पीछे आने लगता है। दूसरी ओर वह लड़की स्कूल से जा रही होती है। यह देखकर यंसुक काफी तेजी से भागता हुआ उसके पास जाता है और अब वह उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है। तभी वह लड़की बोलती है, आखिर तुम कौन हो? तभी यंसुक को याद आता है कि वह लड़की उससे इस बॉडी में कभी भी नहीं मिली है। यह देखकर यंसुक परेशान हो जाता है। तभी वह लड़की गुस्से में बोलती है, वह यंसुक जैसे लड़कों को अच्छी तरीके से जानती है और यंसुक के चेहरे को देखकर भले ही दूसरी लड़कियां उसके पीछे पीछे घूमती होंगी, पर वह बाकी की लड़कियों की तरह नहीं है। अब इस लड़की की पर्सनैलिटी को देखकर यंसुक सोचने लगता है, दूसरी बॉडी में मैं जब भी इससे मिला हूँ इसने हमेशा मेरे साथ नाइस बिहेव किया है, पर अभी इस वक्त यह इतने गुस्से में क्यों है? तभी वह लड़की बोलती है, यह स्कूल एक बेकार स्कूल है और इस पूरे स्कूल में तुम्हारे जैसे ही लोग भरे हुए हैं जो एक दूसरे को उनके लुक के ऊपर जज करते हैं और वह यहाँ खास तौर पर म्यूजिक कंपटीशन को देखने के लिए आई थी, पर यहाँ के लोगों को देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा है, इसीलिए वह यहाँ से जा रही है। तभी यंसुक उसे रोकने की कोशिश करता है। उसी वक्त गन यंसुक का हाथ पकड़ लेता है। वहीं गन की ग्रिप काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जो देखकर यंसुक काफी ज्यादा डर जाता है। तभी गन बोलता है, उसने तुमसे कहा ना कि वह तुमसे बात नहीं करना चाहती है, तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना बहुत पछताओगे। तभी यंसुक गन से अपना हाथ छुड़वा लेता है, जो देखकर वह लड़की काफी हैरान होती है, क्योंकि गन की पकड़ से छूटना कोई आम बात नहीं है। उसी वक्त गन अपने किक से यंसुक पर अटैक करने की कोशिश करता है। यंसुक अपने हाथों से उसके किक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर गन अपने किक के डायरेक्शन को बदल देता है। यंसुक उसे भी ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर वह उसे पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं कर पाता और वहाँ पर घायल हो जाता है। अब गन की एक ही किक में यंसुक की हालत खराब हो चुकी होती है। वही गन बोल रहा होता है, तुम सच में इंटरेस्टिंग पर्सन हो, तुम इस जगह पर मेरी अटैकिंग स्पीड को देख पाए। तुम्हें देखकर मैं बता सकता हूँ कि तुमने इस जगह पर बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं की है। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे अंदर टैलेंट है,
और तुम काफी ज्यादा पावरफुल बन सकते हो। पर तुमने आज यहाँ पर बहुत बड़ी गलती की है और यह करने के लिए मैं भी इस जगह पर मजबूर हूँ। तो अब मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वह यंसुक की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी वह लड़की गन को रोकने की कोशिश करती है। गन बोलता है, मुझे स्टार्टिंग में ही कहा गया था कि मैं तुम्हारी मर्जी के बिना किसी को भी तुम्हारे पास न आने दूं, और इस पर्सन ने तुम्हारे पास आने की कोशिश की है, तो अब मैं इसे जाने नहीं दे सकता हूँ। और अब वह यंसुक को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उस जगह पर वास्को की एंट्री होती है, जो बोलता है, आखिर तुम इस जगह पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। अब वास्को को देखकर यंसुक हैरान होता है। तभी गन बोलता है, तो क्या यह तुम्हारा दोस्त है। वास्को बोलता है, हाँ यह मेरा दोस्त है और मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इस जगह पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना बहुत पछताओगे। गन हंसता हुआ बोलता है, तुम दोनों सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। और अब वह काफी तेजी से वास्को के फेस पर एक पंच करता है, जिससे वास्को थोड़ा पीछे हो जाता है, पर वह अपनी जगह से नहीं हिलता है। यह देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। तभी वास्को बोलता है, तो तुम यहाँ पर फाइट करना चाहते हो तो अपने ग्लासेस उतारो, क्योंकि मैं तुम्हारे इन महंगे ग्लासेस को तोड़ना नहीं चाहता हूँ। यह देखकर गन भी काफी हैरान होता है और बोलता है, तो क्या तुम्हें इस जगह पर दर्द नहीं हुआ। सच में यह स्कूल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और यह बोलता हुआ वह अपने चश्मे को उतारता है। अब वास्को उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं यंसुक की हालत खराब होती है, पर वह फिर भी काफी ज्यादा ताकत लगाकर वहाँ पर खड़ा होने की कोशिश करता है। यह देखकर गन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके किक को खाने के बाद इतनी जल्दी कोई भी पर्सन उठ नहीं सकता है। और अब यंसुक और वास्को दोनों ही गन के सामने खड़े होते हैं। तभी गन बोलता है, भले ही तुम दोनों इस जगह पर मिलकर मुझसे फाइट करो, पर फिर भी तुम मेरा सामना नहीं कर सकते हो। अब गन उन दोनों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वह लड़की गन को रोक देती है और बोलती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी उनसे कंप्लेन करूं? तो अब बस यहीं पर रुक जाओ। जो सुनकर गन वहाँ पर एक लंबी सांस लेता है और बोलता है, मैं सच में आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला था। तो मेरे दोस्तों, अब तुम इस जगह पर शांत हो सकते हो, क्योंकि अब मैं तुमसे फाइट करना नहीं चाहता हूँ। वैसे भी मेरे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। और यह बोलकर गन वहाँ से जाने लगता है। वहीं खड़ा यंसुक सोच रहा होता है, इसके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, इसका मतलब यह भी एक स्टूडेंट है। तभी वह लड़की यंसुक के सामने अपनी कार रोकती है और उसे माफी मांगते हुए वहाँ से चली जाती है। अब उनके वहाँ से जाते ही वास्को लड़खड़ाकर नीचे गिर जाता है। यंसुक उसे संभालता है। तभी वास्को बोलता है, आखिर वह पर्सन था कौन। यंसुक बोलता है, मुझे नहीं पता। तभी वास्को बोलता है, तुम इस जगह पर भले ही मुझसे कितनी बार भी फाइट क्यों ना कर लो, मुझे बुरा नहीं लगेगा, पर उस पर्सन से दोबारा मत टकराना, क्योंकि वह अनदर लेवल पर है। और अब वह बोलने लगता है, मैं सच में उसके सामने बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। और अब वह दोनों एक जगह पर बैठते हैं और वास्को यंसुक को पीने के लिए जूस देता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि वह आज तक यंसुक को गलत समझता रहा, पर अब उनकी सभी गलतफहमी दूर हो गई है। और अब वह यंसुक से बोलता है, अगर अगली बार हमारे बीच फाइट हुई तो उसमें मैं ही जीतूंगा। तभी उस जगह पर सिंगिंग कंपटीशन स्टार्ट होने की अनाउंसमेंट होती है, जो सुनते ही यंसुक काफी तेजी से भागता हुआ उस ओर जाने लगता है। अब दिखाया जाता है कि उस म्यूजिक कंपटीशन को देखने के लिए वहाँ म्यूजिक कंपनी का ओनर अपने असिस्टेंट के साथ आया होता है। दूसरी ओर होंगजे यंसुक और डकुआ के लिए कपड़े लेकर आया होता है, जिन्हें पहनकर वह इस कंपटीशन में परफॉर्म करेंगे। अब यंसुक होंगजे को थैंक्स करता है। तभी उस जगह पर हॉबिन आता है और अब वह डकुआ की बेइज्जती करता हुआ स्टेज पर चला जाता है। अब वहाँ पर हॉबिन का परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है और हॉबिन का परफॉर्मेंस उस जगह पर सभी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है। वहीं स्टेज के पीछे से यंसुक वहाँ पर मौजूद सभी ऑडियंस को देख रहा होता है और उस जगह पर इतने सारे लोगों को देखकर वह काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है। तभी डकुआ उसे बोलता है कि यंसुक, इस बारे में सोचो कि आखिर तुम यह गाना किसके लिए गाना चाहते हो। उस पर्सन के बारे में सोचो जिससे तुम प्यार करते हो और उसके लिए यह गाना गाना चाहते हो, जिसके बाद तुम इस जगह पर बिल्कुल भी नर्वस फील नहीं करोगे। अब वहाँ पर अपना परफॉर्मेंस खत्म करने के बाद हॉबिन डकुआ के पास आता है और उससे बोलता है, तुमने हमारा गाना सुना, इस जगह पर हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। डकुआ बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारा गाना बहुत अच्छा था। जो सुनते ही हॉबिन को गुस्सा आ जाता है और वह बोलता है, तू दोबारा से मेरे सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। और अब वह काफी तेजी से डकुआ के पेट में पंच करता है।
जो देखकर यंसुक को काफी गुस्सा आता है और वह बोलता है आखिर तुम यह क्या कर रहे हो। हॉबिन बोलता है तो क्या इस जगह पर तू भी पिटना चाहता है। यह सुनते ही यंसुक हॉबिन की ओर आगे बढ़ता है, पर तभी डकुआ उसे रोक देता है और बोलता है कि हम हॉबिन को इसका जवाब इस कंपटीशन में जीत कर देंगे। जो सुनकर यंसुक वहाँ पर रुक जाता है। अब एंकर वहाँ पर डकुआ और यंसुक को गाने के लिए बुलाता है। अब यंसुक को देखकर सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं और अब जिनसोंग और बाकी सब यंसुक का गाना सुनने के लिए स्टेज के पास जाने लगते हैं। वहीं खड़ा म्यूजिक कंपनी का ओनर बोल रहा होता है, यह लड़का देखने में अच्छा है पर इससे किसे फर्क पड़ता है। अगर इसे गाना गाना नहीं आता हो तो यह कुछ नहीं कर सकता। अब एंकर यंसुक से पूछता है तुम तो इस स्कूल के सबसे फेमस लड़के हो, तो आखिर तुमने इस कंपटीशन में परफॉर्म करने के बारे में कैसे सोचा। यंसुक बोलता है मेरे दोस्त ने मुझसे इस बारे में पूछा था, जिसके बाद हम दोनों ने एक साथ प्रैक्टिस की और अब हम दोनों यहाँ पर हैं। तभी एंकर बोलता है तो क्या डकुआ तुम्हारा दोस्त है। सच बात तो यह है कि तुम दोनों को एक साथ देखकर मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि तुम दोनों बिल्कुल अलग अलग स्पीशीज के दिखते हो। और अब वह डकुआ की वहाँ पर बेइज्जती करने लगता है, जो सुनकर सभी लोग वहाँ पर हंसने लगते हैं। वहीं डकुआ को बहुत बुरा लग रहा होता है। तभी उस कंपनी के ओनर का असिस्टेंट उसे बताता है कि यह मोटा तो वही है जो उस दिन हमारे कंपनी में ऑडिशन देने के लिए आया था, पर हमने इसे भगा दिया था। और अब उस जगह पर उनका परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है। वहीं अपने सामने इतने सारे लोगों को देखकर यंसुक काफी ज्यादा नर्वस फील कर रहा होता है और अब उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही होती है, जो देखकर हॉबिन और उसके साथी यंसुक का मजाक उड़ाने लगते हैं। और अब उस जगह पर सभी लोग बातें बनाने लगते हैं, जो देखकर यंसुक और भी ज्यादा डर जाता है। तभी डकुआ आगे बढ़कर उस जगह पर अपना रैप स्टार्ट करता है। अब उसकी आवाज सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। वहीं खड़े यंसुक को डकुआ की बात याद आती है और अब वह उस जगह पर अपनी मॉम के बारे में सोचने लगता है कि उसकी मॉम ने इस जगह पर उसके लिए कितना कष्ट सहा है। अब वहाँ पर यंसुक गाना गाना स्टार्ट करता है, जो सुनकर सभी लोगों के होश उड़ चुके होते हैं। वहीं यंसुक गाना गाते हुए अपने पुराने सभी फ्लैशबैक याद कर रहा होता है और अब उनका गाना खत्म होने के बाद उस जगह मौजूद सभी लोग उनके फैन हो चुके होते हैं और अब उस कंपटीशन में डकुआ और यंसुक जीत जाते हैं, जिससे वह दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। वहीं उनके सभी दोस्त भी उनकी तारीफ किए चले जा रहे होते हैं। वहीं दूर खड़ा हॉबिन बोल रहा होता है यह दोनों बस इस जगह यंसुक के लुक्स की वजह से जीते हैं और अब वह अपनी हार का जिम्मेदार यंसुक को ठहराने लगते हैं। तभी वह म्यूजिक कंपनी का ओनर उनके पास आता है और उनसे बोलता है कि नहीं, वह अपने लुक्स की वजह से नहीं जीता है, बल्कि उसने तुम दोनों से अच्छा गाना गाया और तुम दोनों उनके सामने कुछ भी नहीं हो। तभी जोंकी बोलता है तो अब हमारे साथ क्या होगा, क्या हमारा डेब्यू रिलीज होगा या नहीं। वह ओनर बोलता है इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगा, जिसके बाद वह यंसुक की ओर जाने लगता है। वहीं यंसुक और डकुआ काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी वह ओनर डकुआ के पास आकर बोलता है तुम तो वही हो ना जो पिछली बार ऑडिशन के लिए आए थे। डकुआ बोलता है तो क्या मैं अभी भी आपको याद हूँ। ओनर बोलता है हाँ, मैं एक बार देखे हुए चेहरे दोबारा कभी नहीं भूलता और मैं यह कहना चाहूंगा कि तुम काफी अच्छा गाते हो और पिछली बार जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो और यह लो मेरा बिजनेस कार्ड, तुम जब चाहो तब मुझे कॉल कर सकते हो। यह देखकर डकुआ काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वह ओनर डकुआ को वह कार्ड न देकर यंसुक को कार्ड देता है, जो देखकर डकुआ को बहुत बुरा लगता है। तभी यंसुक पूछता है पर इस जगह पर डकुआ का क्या। ओनर बोलता है मैं कहना चाहूंगा कि डकुआ भी काफी अच्छा गाता है और उसके पास बहुत टैलेंट है, तो मुझे नहीं लगता कि उसे हमारी जरूरत है। वह अपने आप ही इस जगह पर कुछ न कुछ कर लेगा। यह सुनकर यंसुक को बहुत गुस्सा आता है और वह बोलता है आखिर तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो। ओनर बोलता है बेरहम इस जगह पर मैं नहीं बल्कि पब्लिक है और यहाँ पर पब्लिक को जो चीजें पसंद आती है हम उन्हें वही चीजें बेचते हैं। तो यंसुक हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, जिसके बाद तुम्हारे पास इस जगह सब कुछ होगा और तुम रातों ही रात फेमस हो जाओगे। तभी यंसुक उन्हें मना कर देता है, जो सुनते ही सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यंसुक के पास खुद चलकर यह मौका आया था पर यंसुक ने उसे मना कर दिया। अब यंसुक मुड़कर देखता है तो डकुआ पहले ही वहाँ से जा चुका होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि डकुआ बस में बैठा अपने घर की ओर जा रहा होता है। वहीं वह काफी ज्यादा दुखी होता है। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जीहो, डकुआ और यंसुक अपनी रियल बॉडी के साथ दुकान के बाहर बैठे हुए होते हैं। वहीं वह अपने गाए हुए वीडियो को देख रहे होते हैं।
जिसे किसी ने नेट पर अपलोड कर दिया होता है और उस वीडियो पर 1 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके होते हैं। पर अपलोड करने वाले पर्सन ने एडिट करके डकुआ का सीन उसमें से हटा दिया होता है और यह देखकर डकुआ को बहुत बुरा लगता है, पर वह खुद को दिलासा देते हुए बोलता है, भले ही इस बार मुझे मौका ना मिला हो, पर मैं जान गया हूँ कि इस जगह पर लोगों को मेरे लिखे हुए गाने जरूर पसंद आएंगे। तभी यंसुक बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर इस जगह पर तुम्हारे पास टैलेंट हो तो तुम्हें लुक्स की क्या जरूरत। और अब वह तीनों इस बारे में वहाँ पर बात करने लगते हैं और उनके बात करने के तरीके से हमें पता चलता है कि वह तीनों यहाँ पर काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं यंसुक की रियल बॉडी के साथ। अब हमें कार में बैठे एक फेमस पर्सन को दिखाया जाता है जो भी वहाँ पर बैठा हुआ यंसुक का गाना सुन रहा होता है और इस पर्सन का इंटरव्यू लेने के लिए बाहर काफी बड़ी मात्रा में मीडिया इंतजार कर रही होती है, जिससे हमें पता चलता है कि यह बहुत ज्यादा फेमस है। दूसरी ओर वह खूबसूरत लड़की भी यंसुक के गाए हुए गाने को सुनती है और तभी उसे याद आता है कि उस शॉप के अंदर रियल यंसुक इस गाने की प्रैक्टिस किया करता था और इस बारे में सोचकर वह अपने बगल में देखती है जहाँ पर एक मोटी लड़की सो रही होती है। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें यंसुक अपनी नई बॉडी में सोकर उठता है और अब वह तैयार होकर स्कूल की ओर निकल जाता है। वहीं हमें उसके कमरे में कई सारे फोटोज चिपके हुए दिखाई देते हैं और यह सभी फोटोज उसकी रियल बॉडी और न्यू बॉडी की उसके दोस्तों के साथ होती है, जिसमें वह काफी ज्यादा खुश होता है। वहीं उसके बगल में यंसुक ने अपनी डेली एक्सरसाइज का चार्ट भी बना रखा होता है। वहीं उसने अपनी एक फोटो में अपनी रियल बॉडी और न्यू बॉडी के फोटो को काटकर एक साथ चिपका रखा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि वह इस जगह पर बहुत ज्यादा खुश है और यह सब कुछ उसकी नई बॉडी की वजह से हो पाया है। इसीलिए वह अपनी न्यू बॉडी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है और यहीं पर सीजन 1 खत्म हो जाता है। और गाइस, अगर आपको लुकिज्म का सीजन 2 जल्द से जल्द चाहिए तो लुकिज्म को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें।